हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखेंगे मलेरिया के बारे में। तो इसके नोट्स के लिए जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। अपन इसमें क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले ग्लोबल बर्डन देखेंगे, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड इसका मलेरिया का क्या सीनेरियो है। फिर इंडिया में क्या सीनेरियो, कितना बर्डन है। फिर इसके बाद एपिडेमियोलॉजी का डिटर्मिनेंट देखेंगे, एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर, इन्वायरमेंट फैक्टर, जिसमें अपन वेक्टर के रिगार्डिंग देखेंगे। फिर अपन, ठीक है ना, डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। उससे पहले अपन देखेंगे इसके क्लिनिकल फीचर के लिए कौन कौन सी स्टेज होती है, ठीक है ना। वो सब स्टेज को 1 बाय 1 सीक्वेंस में होती है, ठीक है। मलेरिया फीवर में उसको अपन कवर करेंगे। फिर मलेरिया की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है ना, स्टेट वाइज क्या डिफरेंस है ट्रीटमेंट में, और प्लस डिफरेंट स्पीसीज के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और लास्ट में अपन देखेंगे यदि सीरियस केस है, सीवियर मलेरिया है, तो उसमें अपन आईवी ट्रीटमेंट लेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया होता है। लास्ट में अपन देखेंगे कीमो प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है ना, जो प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं। कहीं कहीं हाई एंडेमिक एरिया में अपन जा रहे हैं, तो वहाँ जाने से पहले अपन को प्रोफाइलैक्सिस लेना होता है, जिससे अपन मलेरिया होने से बच सके। उसके रिगार्डिंग अपन 1 बाय 1 सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बर्डन ऑफ द मलेरिया ग्लोबली। तो अपन जैसे देखें, ठीक है ना, कि 2021 में टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे, 247 मिलियन, जो इंक्रीज होकर 2022 में कितने हो गए, 249 मिलियन, ठीक है। तो इसका मीन्स 2021 से 2022 में 2 मिलियन केसेस इंक्रीज हुए हैं। कहाँ पे, 85 एंडेमिक कंट्री, ठीक है, वर्ल्ड में, जहाँ पे 85 मोस्ट कॉमन 85 कंट्री ऐसी है जहाँ पे मलेरिया एंडेमिक है। उन कंट्री में टोटल नंबर ऑफ केसेस देखे अपन तो 2 मिलियन इंक्रीज हुए हैं 2021 से 22 में। फिर अपन ग्लोबली मलेरिया डेथ की बात करें तो 2000 में कितनी टोटल डेथ हुई, ठीक है, 8,64,000, ठीक है ना। जो अभी 2022 तक देखे तो डिक्रीज हो गई, कितनी होगी, 6,08,000 डेथ, ठीक है ना। तो ओवर द टाइम, ठीक है, मलेरिया की वजह से मोर्टेलिटी वो डिक्रीज भी है। पर अपन ओवरऑल डिक्लाइन देखें तो प्रोग्रेस है बहुत, वो अभी रिसेंट ईयर में बहुत स्लो डाउन हो गया है मोर्टेलिटी का, ठीक है ना, कि बहुत धीरे धीरे मोर्टेलिटी कम हो रही है, ठीक है। फिर मैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 95% जो ओवरऑल टोटल मलेरिया केसेज है, उसमें से 95% कौन सी लोकेशन रिस्पॉन्सिबल है, सब सहारन अफ्रीका की। जितने भी कंट्री है सब सहारन अफ्रीका की, वो 95% टोटल मलेरिया के केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर अपन बाकी देखें कि रिमेनिंग केसेस कहाँ पे अक्कर हो रहे हैं, ठीक है ना, तो साउथ ईस्ट एशिया में कितने, अराउंड 2%, और बाकी साउथ अमेरिका रीजन में, ठीक है ना, रिमेनिंग केसेस है, ठीक है। 95 तो सब सहारन अफ्रीका में हो गया, बाकी रिमेनिंग केसेस इन लोकेशन में पाए जाते हैं। फिर अपन देखें कि कौन सी एज ग्रुप है जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होती है मलेरिया से, ठीक है ना, तो ठीक है, जिनमें मोर्टेलिटी हाईएस्ट होती है वो चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर ऑफ एज, ठीक है ना। ये एज ग्रुप मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होती है मलेरिया से, जिनकी वजह से इनमें डेथ होती है। फिर अपन WHO को क्राइटेरिया है कि ट्रांसमिशन सेटिंग, ठीक है ना, कि हाई ट्रांसमिशन एरिया अपन किसको बोलेंगे, मॉडरेट ट्रांसमिशन और लो ट्रांसमिशन एरिया अपन किसको बोलेंगे, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो कहीं भी API मोर देन 450 पर 1000, ठीक है ना, और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम प्रिवलेंस मोर देन 35। यदि ये किसी लोकेशन पे है, API मोर देन 450 पर 1000, या फाल्सिपेरम मलेरिया की प्रिवलेंस मोर देन 35%, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, हाई ट्रांसमिशन एरिया। API 250 टू 450 है और प्रिवलेंस 10 to 35% है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मॉडरेट ट्रांसमिशन एरिया। API 100 to 250 है और प्रिवलेंस 1 to 10% के बीच में है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, लो ट्रांसमिशन एरिया। तो ये, ठीक है ना, एरिया को क्लासिफाई करना पड़ेगा अपन को, कौन से ट्रांसमिशन, हाई ट्रांसमिशन, मॉडरेट, तो वहाँ पे अपन API और प्रिवलेंस देख के अपन क्लासिफाई कर सकते हैं किसकी प्रिवलेंस, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम की। नेक्स्ट देखें कि कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है जो हाई रिस्क ग्रुप है, ठीक है, जिसमें मलेरिया होने के सबसे
ज़्यादा चांसेस होते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो यंग चिल्ड्रन, ठीक है ना, जो हाई ट्रांसमिशन एरिया में, ठीक है ना, वहाँ का रेजिडेंट है। फिर अपन देखें नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है, नॉन इम्यून है, ठीक है ना, पहले इसमें मलेरिया का इन्फेक्शन नहीं रखा तो वो कंडीशन कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकता है, हाई रिस्क को, ठीक है ना, एक कैंडिडेट है। फिर सेमी इम्यून प्रेग्नेंट वुमेन है, इसमें क्या रिस्क हो सकती है, ठीक है, मिस कैरेज होने का चांसेस इंक्रीज हो सकता है, बच्चे का लो बर्थ वेट हो सकता है, ठीक है ना। यदि सेमी इम्यून HIV इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है ना, तो उसमें भी HIV प्रेजेंट है कि प्रेगनेंसी में HIV प्रेजेंट है, ठीक है, वो मलेरिया से इम्यूनिटी नहीं है मलेरिया के अगेंस्ट, तो भी वो हाई रिस्क ग्रुप में आती है, ठीक है ना। किसी को पीपल विद द HIV एड्स, ठीक है ना, किसी को HIV एड्स है तो वो भी इसमें भी मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा है। प्लस कोई भी इंटरनेशनल ट्रेवलर है, ठीक है ना, जो नॉन एंडेमिक एरिया से बिलोंग करता है, वो एंडेमिक एरिया में जा रहा है तो उसको मलेरिया होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। प्लस कोई इमिग्रेट है, ठीक है ना, वो रिटर्न हो रहा है कहाँ पे, एंडेमिक एरिया में, तो उसको भी मलेरिया होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये कौन से होंगे, हाई रिस्क ग्रुप होंगे जिनमें। फिर अपन देखें मलेरिया बर्डन इन इंडिया, ठीक है ना, इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है ना, मलेरिया को प्रेवलेंस में रिड्यूस होने में, ठीक है। जैसे अपन बात करें मलेरिया मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी की, ठीक है ना, किससे कंपेयर करें अपन डाटा को 2023, ठीक है ना, डाटा को अपन किससे कंपेयर करें 2015 के डाटा से कंपेयर कर रहे हैं, तो मोर्बिडिटी कितनी रिड्यूस हुई है 55%, मोर्टेलिटी कितनी रिड्यूस हुई है 78%, ठीक है। अपन 2023 में देखें, ठीक है, 2023 में कि अपन API कितना है, तो कितना है 0.16 पर 1000 पॉपुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपना API है वो, ठीक है, लेस देन 1 हो गया है, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इंडिया इज अप्रोचिंग टूवर्ड द एलिमिनेशन ऑफ द मलेरिया, ठीक है, अपन मलेरिया एलिमिनेशन के गोल की तरफ डायरेक्टेड है। फिर अपन स्टेट लेवल पे देखें, ठीक है ना, 34 स्टेट अपने ऐसे है जहाँ पे 34 स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐसे जहाँ पे API को कितना अचीव कर लिया लेस देन 1 है, ठीक है ना। 22 डिस्ट्रिक्ट ऐसे है, ठीक है ना, जहाँ पे 0 मलेरिया केसेस डिटेक्ट हुए हैं 2023 में, ठीक है। 2 ही स्टेट ऐसे है जहाँ पे API हाईएस्ट है, कौन से 2023 के अकॉर्डिंग, त्रिपुरा और मिजोरम। कितना है त्रिपुरा में 5.69 और मिजोरम की बात करें तो 14.23, तो यहाँ पे API बहुत हाई है, ठीक है ना। तो ये 2 स्टेट हो गए अपने। फिर अपन बात करें, ठीक है ना, कि टोटल मलेरिया केसेस की बात करें कि 2001 में इंडिया में टोटल कितने थे 2.08 मिलियन केसेस, जो डिक्रीज होकर 2022 में कितने हो गए 0.16 मिलियन, तो काफ़ी नंबर ऑफ केसेस में रिडक्शन हो गया। फिर अपन डेथ की बात करें, ठीक है ना, तो 2001 में अपन डेथ की बात करें तो टोटल डेथ कितनी हुई थी 1005, अराउंड 1000 के अराउंड हुई थी, वो 2022 में डिक्रीज होगी कितनी होगी 28, मलेरिया की वजह से 2022 में 28 लोगों की डेथ हुई। तो ये अपना डाटा हो गया जिसमें अपन करंट डाटा को, जैसे अभी तक 2023 तक का ही डाटा आ रखा है, ठीक है, और 24-25 का ये 26 में रिलीज होगा, तब अपन इसके बारे में, ठीक है ना, अपडेट करेंगे इस वीडियो को उस डाटा के बारे में। तो इसको अपन 2023 डाटा को अपन प्रीवियस डाटा से कंपेयर करते हैं ताकि अपन को कितना % रिडक्शन हुआ है किस डेथ में या मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी में, तो अपन उसका आइडिया लगा सकते हैं। फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे एजेंट फैक्टर के बारे में, ठीक है ना। एजेंट कौन होता है जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम की, ठीक है ना, 4 मोस्ट कॉमन स्पीशीज होती है जो ह्यूमन में मलेरिया करवाती है, पर अभी 5वीं स्पीशीज जिसको आइडेंटिफाई किया वो भी रेयरली मलेरिया करवा सकती है, कौन, प्लाज्मोडियम नोवेल्सी। बाकी 4 कौन कौन सी स्पीशीज है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मेलेरी। इसके अपन को एजेंट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा मोस्ट कॉमन है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कौन सा है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पहले किसको मानते थे वाइवेक्स को मोस्ट कॉमन मानते थे, अब इसको प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम को मानते हैं मोस्ट कॉमन, ठीक है ना। और 50% केसेज है वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के प्रेजेंट है। मोस्ट डेंजरस भी कौन है
फाल्सीपेरम के, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होने के बाकी के कंपेयर में सबसे ज़्यादा चांसेस होता है। वाइवेक्स की बात करें तो ये कितना होता है 40 to 45% केसेज होते हैं वो वाइवेक्स की वजह से होते हैं। बाकी 5 to 10% केसेज है वो कौन सा मलेरिया की वजह से, मिक्स इन्फेक्शन की वजह से 5 to 10% केसेज होते हैं। और ओवेल की बात करें तो बहुत रेयरली केसेस प्रेजेंट होते हैं इंडिया में, ठीक है ना। इसकी वजह ओवेल की वजह से मलेरिया बहुत रेयरली होता है, ठीक है ना। और प्लाज्मोडियम मलेरिया है, इसकी वजह से केसेस कितने होते हैं, लेस देन 1% केसेस। तो ये हो गया जिसमें अपना सबसे मोस्ट कॉमन मोस्ट डेंजरस कौन सा है, ये अपन को पता हो कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मोस्ट कॉमन है, मोस्ट डेंजरस भी है। नेक्स्ट अपन देखेंगे लाइफ साइकिल, ठीक है। तो लाइफ साइकिल बहुत हेल्पफुल होगी अपन को कि कौन सी स्टेजेस होती है लाइफ साइकिल में। सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज देखेंगे, ठीक है ना। एसेक्सुअल फेज में भी कौन कौन सी फेजेज होती है, ठीक है ना। रेडिकल क्योर क्या होता है, क्लिनिकल क्योर क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है जो ट्रीटमेंट वगैरह में हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन दो मेन, ठीक है, लार्जली देखें तो दो साइकिल होते हैं, एक एसेक्सुअल साइकिल होता है, एक सेक्सुअल साइकिल होता है। जहाँ पे एसेक्सुअल स्टेज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं। और जहाँ पे सेक्सुअल फेज होती है, ठीक है ना, जिस साइकिल में, उसको अपन क्या बोलते हैं, डेफिनेटिव या प्राइमरी होस्ट। तो एसेक्सुअल फेज कहाँ पे होती है, ह्यूमन में होती है, ठीक है ना। तो ह्यूमन क्या हो गया, इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट। और सेक्सुअल साइकिल कहाँ पे अक्कर होती है, मॉस्किटो में। तो मॉस्किटो क्या हो गया, डेफिनेटिव या प्राइमरी होस्ट हो गया। एसेक्सुअल फेज होती है वो कितने टाइम के लिए होती है, ह्यूमन में होती है वो 5 to 7 डेज के लिए होती है। और सेक्सुअल साइकिल जो कहाँ होती है, मॉस्किटो में होती है, कितने टाइम के लिए, 10 से 12 दिन के लिए। तो इसलिए अपन ये 10 से 12 दिन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रेंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। ये अपन पूछ लेंगे मलेरिया का एक्सट्रेंसिक इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो 10 to 12 डेज होता है। फिर अपन बात करें, ठीक है ना, कौन सी फेज की, एसेक्सुअल फेज जो ह्यूमन में हो रही थी, ठीक है ना। एसेक्सुअल साइकिल की बात करें कि एसेक्सुअल साइकिल में कितनी फेजेज होती है, तो 2 फेजेज होती है। एक हेपेटोसाइटिक फेज होती है जो लीवर में होती है, दूसरी एरिथ्रोसाइटिक फेज होती है जो आरबीसी में होती है। अब हेपेटोसाइटिक फेज में क्या होता है, मीरोजाइट का फॉर्मेशन होता है, मीरोजोइट्स का, ठीक है ना। अब प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम में नंबर ऑफ मीरोजोइट कितने होते हैं, 40,000। अदर स्पीसीज में अपन देखें नंबर ऑफ, ठीक है ना, मीरोजोइट कितनी क्वांटिटी में होते हैं, 10 to 20,000 होते हैं। फिर अपन जाएंगे मीरोजोइट है, ठीक है, मीरोजोइट का फॉर्मेशन हुआ, मीरोजोइट किस में एंट्री करेगा, एरिथ्रोसाइटिक फेज में, मींस आरसीबी में, आरबीसी में एंट्री करेगा। जहाँ पे क्या होगा, मीरोजोइट किस में कन्वर्ट होगा, ट्रोपोजोइट में कन्वर्ट होगा, और ट्रोपोजोइट किस में कन्वर्ट होगा, साइजोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये वाली फेज है एरिथ्रोसाइटिक फेज है, ये किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्लिनिकल मलेरिया के लिए, मींस क्लिनिकल फीचर्स के लिए, कि मलेरिया की वजह से जो फीवर वगैरह जो भी, ठीक है ना, टाइगर्स चिल्स वगैरह होते हैं वो कौन सी फेज में होते हैं, एरिथ्रोसाइटिक फेज में होते हैं। ये अपन देखें कि एरिथ्रोसाइटिक फेज है, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम मलेरिया में कितने टाइम के बाद होती है, 72 आवर्स के बाद, हर तीसरे दिन में ये फेज अकर होती है, किसमें, प्लाज्मोडियम मलेरिया में। अदर स्पीशीज की बात करें, फाल्सीपेरम, ओवेल, वाइवेक्स, उसमें कितने टाइम में रिपीट होती है, 36 to 48 आवर में, ठीक है ना, कि इतने टाइम के बाद रिपीट होती है। जब भी रिपीट होगी तब क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हर दूसरे दिन, हर सेकेंड डे, ठीक है ना, फाल्सीपेरम हो गया, ओवेल हो गया या वाइवेक्स हो गया, इसमें एरिथ्रोसाइटिक फेज रिपीट होती है, इसकी वजह से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। और मलेरिया के वजह से फीवर वगैरह, चिल्स, राइगल वगैरह सब होते हैं वो हर दूसरे दिन रिपीट होते हैं। तो हर दूसरे दिन मलेरिया में फीवर आने का पीछे रीज़न क्या है, एरिथ्रोसाइटिक फेज का 36 to 48 आवर्स के बाद रिपीट होना। फिर ठीक है, फिर अपन देखें रिलैप्स, एक वर्ड यूज़ करते हैं रिलैप्स, एक यूज़ करते हैं अपन रिक्रूडेंसेस, ठीक है ना। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सी स्पीसीज में ये प्रेजेंट होता है। अपन वाइवेक्स और ओवेल की बात करें, ठीक है ना, तो रिलैप्स किस में प्रेजेंट होता है, वाइवेक्स में होता है या ओवेल, दोनों स्पीसीज में थे रिलैप्स प्रेजेंट होता है। और ये कितने समय बाद दिखता है, कि अपन को अभी इन्फेक्शन हुआ तो 1 से 3 साल के बाद रिलैप्स हो सकता है। क्यों रिलैप्स होता है, कि हेपेटोसाइटिक जो मीरोजोइट का फॉर्मेशन हुआ है
वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डोरमेंट फेज में चले जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डोरमेंट हिप्नोजॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना, वो 1 से 3 साल के बाद में, ठीक है ना, 1 to 3 ईयर में एक्टिवेट हो जाते हैं और वो रिलैप्स करवाते हैं। फिर अपन देखें कि रिक्रूडेंसेस किस में दिखता है, कौन सी स्पीसीज में, फाल्सीपेरम में और मैलेरी में। ये कितने टाइम में अकर होता है रिक्रूडेंस, 1 to 1.5 ईयर में, ठीक है, रिक्रूडेंस हो जाता है। और फाल्सीपेरम और मैलेरी स्पीसीज होती है वो रेस्पॉन्सिबल है। इसके लिए क्या रीजन है अपन देखें, ड्यू टू द क्रॉनिक ब्लड इन्फेक्शन। ठीक है, और ये क्या, इसका मीनिंग है इसका कि लो लेवल इरिथ्रोसाइटिक साइजोगनी वो प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, वो 1 to 1.5 ईयर के बाद एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से रिक्रूडेंस हो जाता है। उसके लिए कौन कौन सी स्पीशीज जो है, फाल्सीपेरम या मैलेरी का इन्फेक्शन हो रखा है तो 1 से 1.5 साल के बाद रिक्रूडेंस होने का चांसेस है। फिर अपन देखें कि मॉस्किटो, ठीक है ना, मॉस्किटो बाइट करता तो इंजेस्ट करता है कौन, बोथ मेल और फीमेल गैमेटोसाइट। ह्यूमन को बाइट किया, ठीक है ना, तो वो उसने फीमेल और मेल दोनों गैमेटोसाइट को इंजेस्ट करेगा, जिसमें क्या होता है, अपने ब्लड की बात करें, ठीक है ना, तो मोर देन 12 गैमेटोसाइट पर MMQ, ठीक है ना, में प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपन को डाटा पर पता होना चाहिए जी, ठीक है ना, ये क्राइटेरिया कि अपने ब्लड में कितना होता है पर MMQ में मोर देन 12 गैमेटोसाइट, ठीक है, इतने काउंटिंग में प्रेजेंट होते हैं। फिर अपन इसके लाइफ साइकिल के बारे में देखें, ठीक है ना, तो लाइफ साइकिल के अपने देखा था कि मॉस्किटो में ओकर होता है और ह्यूमन में होता है, 2 फेज में होता है। ह्यूमन वाले को अपन क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल साइकिल, मॉस्किटो वाले को क्या बोलते हैं अपन, सेक्सुअल साइकिल। ठीक है ना, तो इसको अपन एक्सोजीनियस फेज भी बोल सकते हैं या स्पोरोगोनी भी बोल सकते हैं, जो मॉस्किटो में होता है। ठीक है ना, कि स्पोर इसमें, स्पोरोजोइड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए क्या इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पोरोगोनी। और ह्यूमन में होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोजीनियस फेज, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम क्या है, साइजोगोनी, क्योंकि साइजोन का फॉर्मेशन होता है इस फेज में। तो अपन स्टार्ट करें कि सबसे पहले स्पोरोजोइड प्रेजेंट था, ठीक है ना, कहाँ पे, सलाइवा में, किसके, मॉस्किटो में। उसने क्या किया, ठीक है ना, ह्यूमन को बाइट किया, तो स्पोरोजोइड को ह्यूमन के अंदर उसने इंजेक्ट कर दिया। ठीक है ना, अब एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज, ठीक है ना, ये कहाँ पे होती है, लीवर में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइटिक फेज। ठीक है ना, लीवर पेरेन्काइमल सेल में होती है। यहाँ पे क्या ये मल्टीप्लाई करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हेपेटिक मीरोजोइट में फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, अब ये कहाँ एंट्री करते हैं, इरिथ्रोसाइटिक फेज में एंट्री करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है ना, आरबीसी में एंटर कर दिए। ठीक है ना, वहाँ जाके क्या फॉर्म होगा, सबसे पहले रिंग ट्रोफोजोइड का फॉर्म होगा। अब रिंग ट्रोफोजोइड के पास, ठीक है ना, यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या फिर डिफ्रेंशिएट हो जाए, किसमें, माइक्रो और मैक्रो गैमेटोसाइट में, या गैमेट फॉर्मेशन हो जाए किससे, रिंग ट्रोफोजोइड से, या फिर ये मैच्योर ट्रोफोजोइड में, कुछ मैच्योर ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ गैमेटोसाइट में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। जो मैच्योर ट्रोफोजोइड में होंगे वो किसमें चेंज होंगे, वापस इमेच्योर साइजोन का फॉर्मेशन होगा, और फिर लास्ट में मैच्योर साइजोन का फेस होगा। ठीक है ना, और फिर ये रप्चर हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना, आरबीसी रप्चर हो गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है ना, पैरासाइटेमिया हो जाता है, जिसकी वजह से क्लिनिकल मलेरिया हो जाता है, कि मलेरिया के साइन और सिम्टम आने लगते हैं। ठीक है ना, और ये कितने टाइम में रिपीट होती है, फाल्सीपेरम, ओवेल और वाइवेक्स में 36 to 48 आवर में, हर दूसरे दिन ये साइकिल रिपीट होती है, और जब रिपीट होती है तब क्लिनिकल मलेरिया की फेज होती है। ठीक है ना, और अपने बात की थी वाइवेक्स में, वाइवेक्स और ओवेली में क्या होता है, कुछ मीरोजोइट है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हिप्नोजोइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिलैप्स आता है। तो इसको अपन इस फेज को, ठीक है ना, हिप्नोजॉइंट फेज है, डोरमेंट फेज है, इसको ट्रीटमेंट करने के लिए अपन जो ट्रीटमेंट यूज करते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, रेडिकल क्योर। ठीक है, अब ह्यूमन को, ठीक है ना, ह्यूमन को वापिस, ठीक है ना, बाइट किया मॉस्किटो ने, तो उसने, ठीक है ना, ह्यूमन ब्लड में जो गैमेटोसाइट थे वो इंजेस्ट कर लिए। ठीक है ना, तो मैक्रो और माइक्रो गैमेट फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ये जाइगोट मोटाइल जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऊकाइनेट। ठीक है, ये फिर स्टोमक वॉल में पेनिट्रेट करेगा, ठीक है ना, मॉस्किटो की, और
इंसिस्टेड हो जाएगा, फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, ऊसिस्ट, ठीक है ना, ग्रो करेगा ये और स्पोरोजोइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और स्पोरोजोइड कहाँ रीच आउट कर जाते हैं, मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ये मॉस्किटो है, ठीक है ना, जिसकी सैलिवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइड प्रेजेंट है, ये बाइट करते हैं ह्यूमन को, उसी टाइम अपने ब्लड में स्पोरोजोइड को इंजेक्ट कर देते हैं और ये फिर पूरी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। फिर अपन देखें रिजर्वर ऑफ द इन्फेक्शन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन प्लाज्मोडिया की बात करें, सिर्फ और सिर्फ मलेरिया केसेज, ठीक है ना, रिजर्वर का काम करते हैं। कुछ अफ्रीका के कुछ पार्ट में देखा गया कि प्लाज्मोडियम मलेरिया स्पीशीज होती है, इसके लिए कौन काम करता है रिजर्वर का, चिंपांजी काम करता है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से हो गया, बाकी अपन, ठीक है ना, कुछ केसेज में हो गया, बाकी सब जगह मलेरिया थीन केसेस काम करते हैं। फिर अपन बात करें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की, ठीक है, मलेरिया में कौन काम करता है, तो एडिक्वेट नंबर ऑफ द मैच्योर वायबल गैमेटोसाइट सर्कुलेटिंग इन द ब्लड, ठीक है ना, कि ह्यूमन के अंदर, ठीक है ना, एडिक्वेट नंबर में मैच्योर वायबल गैमेटोसाइट प्रेजेंट है ब्लड में, ठीक है ना। तो ये वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करेगा, उसको मॉस्किटो बाइट करेगा और यहाँ से गैमेट को इंजेस्ट कर लेगा और फिर वो स्पोरोजोइड में कन्वर्ट कर देगा और वो स्पोरोजोइड सलाइवा में प्रेजेंट होगा और किसी और को ट्रांसमिट होगा तो मलेरिया ट्रांसमिट करवा सकता है। तो ये सोर्स इन्फेक्शन का कौन काम किया कि एडिक्वेट नंबर में हो, मैच्योर फॉर्म में हो, वाइबल हो, ठीक है ना, कौन, गैमेटोसाइट कहाँ पे प्रेजेंट हो, ब्लड में प्रेजेंट हो, तभी इसको क्या बोलेंगे हम कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना। मलेरिया केसेस है वो केस है वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम कर रहा है। फिर हम पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की बात करें, ठीक है ना, पीरियड इज कम्युनिकेबल एज लॉन्ग एज मैच्योर वायबल गैमेटोसाइट, ठीक है, एग्जिस्ट, ठीक है ना, इन ब्लड इन सफिशिएंट डेंसिटी, ठीक है ना, जो अदर मॉस्किटो को इन्फेक्ट कर सके, ठीक है ना। जब भी वो बाइट करता है तो उनको प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है ना, ये अपने ब्लड में प्रेजेंट हो तो इंजेस्ट कर सके, तो उसी को अपन पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी बोलेंगे। यदि ये सब क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो, ठीक है ना, तो मॉस्किटो बाइट करेगा उस टाइम उसको प्रॉपर गैमेटोसाइट नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, तो और उसको गैमेटोसाइट ही नहीं होंगे तो जाइगोट फॉर्मेशन वगैरह नहीं होगा और स्पोरोजोइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इन्फेक्शन यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, कम्युनिकेबिलिटी जीरो हो जाएगी। कम्युनिकेबिलिटी के लिए अपने ब्लड में, ह्यूमन के ब्लड में गैमेटोसाइट है वो, ठीक है, मैच्योर वायबल, ठीक है, ब्लड के अंदर और सफिशिएंट डेंसिटी में प्रेजेंट हो। फिर अपन देखें होस्ट फैक्टर के रिगार्डिंग, एज देखें, ठीक है ना, एनी एज ग्रुप अफेक्टेड हो सकता है। इन्फेंट की बात करें, ठीक है ना, तो पार्शियल प्रोटेक्टेड होता है कौन से इन्फेक्शन के अगेंस्ट, फाल्सीपेरम में, क्यों, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ऑफ द फीटल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ये भी एक तरह से काम करता है, प्लस मैटरनल एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो भी प्रोटेक्ट कर सकती है इसको, तो इसलिए इन्फेंट होता है वो पार्शियली प्रोटेक्टेड होता है। फिर चिल्ड्रन एज ग्रुप होता है वो हाईली ससेप्टिबल होता है, ठीक है, मोस्ट हाई रिस्क ग्रुप होता है। अब जेंडर की बात करें, सेक्स की, तो मेल में ज़्यादा होता है क्योंकि मेल, ठीक है ना, आउटडोर वर्क करता है इसलिए ज़्यादा एक्सपोज होता है मॉस्किटो बाइट से, इसलिए उनमें ज़्यादा होने का चांसेस है। फिर अपन होलो एंडेमिक पैटर्न देखें, ठीक है ना, होस्ट फैक्टर में, क्यों, क्योंकि हायर इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस कौन सी एज ग्रुप में प्रेजेंट होता है, 2 to 10 ईयर चाइल्ड एज ग्रुप, ठीक है ना, 2 से 10 साल के बीच के बच्चे तो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, मलेरिया की प्रिवलेंस और इंसिडेंस इसमें हायर होती है। और लोग कौन सी होती है, ठीक है ना, अडल्ट में इंसिडेंस और प्रिवलेंस लो होती है, इसको अपन कौन सा पैटर्न बोलते हैं, होलो एंडोमिक, ठीक है, होलो एंडेमिक पैटर्न। जेनेटिक ट्रेट देखे कि कुछ ऐसे ट्रेट होते हैं, ठीक है ना, वो प्रेजेंट होते हैं तो अपन को प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे सिकल सेल ट्रेट, ठीक है ना, एएस हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन की एएस फॉर्म प्रेजेंट है वो किसमें होती है, सिकल सेल ट्रेट में। तो ये कौन सी स्पीशीज के अगेंस्ट पार्शियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। फिर ब्लड ग्रुप है डफी नेगेटिव है, ठीक है ना, ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों एब्सेंट है, ठीक है ना, डफी नेगेटिव इंडिविजुअल है, ठीक है ना, तो वो किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्शन उसको नहीं हो सकता, क्योंकि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के, ठीक है, अटैचमेंट के लिए कौन से एंटीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, डफी एंटीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यदि किसी में एब्सेंट है तो वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से
ठीक है ना, वो नेचुरली रेजिस्टेंट होता है कि उसमें इस वाइवेक्स का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। तो ये अपना जेनेटिक फॉर्म होगी जो भी पार्शियली प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। फिर प्रेगनेंसी की बात करें तो मलेरिया की रिस्क इंक्रीज होती है, जिससे फीटल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है, प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है, या एबॉर्शन हो सकता है प्रेगनेंसी में। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी इसमें रोल होता है। क्या? पुअर हाउसिंग, ठीक है ना, मॉस्किटो ब्रीडिंग के लिए फेवरेबल प्लेस होते हैं। लो इनकम इंक्रीज द रिस्क। तो ये फैक्टर होते हैं, ये मलेरिया होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग के लिए, ठीक है ना, ये प्रॉपर प्लेस होता है, यहाँ पे वाटर वगैरह स्टोर रहता है, तो उस वजह से हो सकता है। प्लस हाउसिंग की बात करें, पुअरली वेंटिलेटेड है या इलिट हाउस, ठीक है ना, वो मॉस्किटो ब्रीडिंग को फेवर करते हैं। फिर पॉपुलेशन मोबिलिटी की बात करें, ठीक है ना, माइग्रेशन स्प्रेड द मलेरिया टू न्यू एरियाज। तो वो पॉपुलेशन मोबिलिटी वो भी एक तरह से इसमें पॉजिटिव रोल है मलेरिया ट्रांसमिशन में। ऑक्यूपेशन की बात करें, एग्रीकल्चरल कोई ऑक्यूपेशन है या फॉरेस्ट वर्कर है, ठीक है, वो हाई रिस्क पे होते हैं मलेरिया के, क्योंकि वहाँ पे उस एरिया में मॉस्किटो बाइट होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। मॉस्किटो ब्रीडिंग के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। फिर अपन इम्यूनिटी की बात करें तो मॉस्किटो बाइट से क्या इम्यूनिटी आती है? एक बार मलेरिया हो गया तो उसको क्या इम्यूनिटी मिल सकती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी टू मलेरिया इन ह्यूमंस इज एक्वायर्ड ओनली आफ्टर द रिपीटेड एक्सपोजर ओवर द सेवरल ईयर्स, ठीक है। कई सालों तक रिपीटेड एक्सपोजर होगा तभी इम्यूनिटी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो अपन इन बात करें कि इन एंडेमिक मलेरियस एरिया, ठीक है ना, ये स्टेट ऑफ द कलेक्टिव इम्यूनिटी बिकम स्टेबलाइज स्लोली, ठीक है ना, स्लोली इम्यूनिटी का फॉर्मेशन होता है। सो दैट इन्फेंट, ठीक है ना, यंग चिल्ड्रन, माइग्रेंट, ट्रेवलर, ठीक है ना, इन्फेंट है वो अभी एक्सपोज हुए, ठीक है ना, उनमें इम्यूनिटी नहीं है। यंग चिल्ड्रन में भी इम्यूनिटी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। माइग्रेंट जो बाहर से आ रहे हैं या ट्रेवलर आ रहे हैं, ठीक है ना, जो नॉन एंडेमिक एरिया में रेजिडेंशियल है, वो इस एरिया में आए हैं टूर के लिए, ठीक है। तो वो सफर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन इसी में, इन चारों में होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि इनमें इम्यूनिटी का डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि एंडेमिक एरिया में स्लोली इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो एडल्ट ग्रुप में, जेरियाट्रिक एज ग्रुप में, उस एज ग्रुप में प्रेजेंट होती है। बाकी जैसे इन्फेंट हो गया, यंग चिल्ड्रन हो गया, या कोई आउटकमर्स है, उनके लिए इम्यूनिटी नहीं होती है, तो उनमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांसेस है। फिर अपन नेक्स्ट देखें, इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन से रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सीजन की बात करें, ठीक है ना, तो मलेरिया एक सीजनल डिजीज है, जो जहाँ जिसका पीक कौन से मंथ में होता है? जुलाई टू नवंबर। तो प्री मलेरियल, ठीक है ना, प्री सीजनल मंथ कौन सा हो गया? जून हो गया, ठीक है ना। ये भी अपन को पता होना चाहिए, एमसीक्यू आ सकता है कि प्री मलेरियल सीजन कौन सा हो गया, जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ताकि अपन मलेरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। जून मंथ हो गया। टेम्परेचर की बात करें, ठीक है ना, तो मॉस्किटो के, ठीक है ना, ऑप्टिमम फॉर द पैरासाइट डेवलपमेंट इन द मॉस्किटो, ठीक है ना, पैरासाइट के डेवलपमेंट के लिए प्लाज्मोडियम के लिए कौन सा फेवरेबल होता है टेम्परेचर? 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी की बात करें, ठीक है ना, तो मोर देन 60 या 60%, ठीक है ना, मॉस्किटो सर्वाइवल के लिए ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है। रेनफॉल है, ठीक है ना, तो ब्रीडिंग साइट को क्रिएट करता है। एक्सेसिव रेनफॉल है, उसकी वजह से लार्वा वॉश ओवर हो जाते हैं, ठीक। तो एक्सेसिव रेन के बाद थोड़े समय के बाद जो केसेस होते हैं वो थोड़े समय, क्योंकि लार्वा वॉश ओवर हो गए तो वापस लार्वा, ठीक है ना, उनका बोन होगा तो वापस होना, तो थोड़े समय बाद मलेरिया के केसेस इंक्रीज होंगे। कब? एक्सेसिव रेन की कंडीशन में। एल्टीट्यूड की बात करें कि 2000 to 2500 मीटर एरिया में मॉस्किटो नहीं प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वहाँ पे रेयरली मलेरिया होता है। मैन मेड कंडीशन देखें, कौन कौन सी मैन मेड मलेरिया की, ठीक है, जो मैन मेड मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। इरिगेशन चैनल्स हो गया, डैम्स हो गए, ब्यूरो पिट्स हो गए, गार्डन पुल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, कंस्ट्रक्शन एरिया हो गए, ये सब एक तरह से मैन मेड कंडीशन है, जो मैन मेड मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर अपन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है ना, कि अपन को वेक्टर एनाफ्लीज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर कौन होता है? एनाफ्लीज। एनाफ्लीज में भी फीमेल एनाफ्लीज, इसमें से भी इसके 6 स्पीशीज होती है एनाफ्लीज की, जो मोस्ट कॉमनली अपन क्या, एक क्यूलिसी फेसिस हो गया, जो रूरल या वेरी अर्बन एरिया में मोस्ट कॉमनली मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है।
ठीक है ना। फिर एनाफिलिस स्टेफेंसी अर्बन और इंडस्ट्रियल एरिया में, तो इनको कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टेफेंसी एक तरह से मॉडर्न नेम है, ठीक है ना, तो इसको अपन कहाँ कौन से एरिया में फिट कर सकते हैं, अर्बन एरिया में फिट कर सकते हैं, ठीक है, तो मॉडर्न नेम है। फिर क्यूलिसी फेसिस हो गया, ये रूरल या पेरी अर्बन एरिया के लिए में मलेरिया के लिए मोस्ट कॉमन रेस्पॉन्सिबल स्पीसीज वेक्टर हो गया। फिर अपन हिली एरिया के लिए कैसे याद करेंगे, ठीक है ना, तो फ्लूविटालिस, ठीक है ना, तो ये इसका मतलब इसके अपन पीछे का नाम याद कर सकते हैं, टिलिस हिलीज, टिलिस हिलीज, इसे अपन रिलेट कर सकते हैं, तो अपन को याद हो जाएगा कि फ्लूविया टिलिस कौन से हिली एरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। फिर अपन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखे, ठीक है, जहाँ पे फुटहिल्स हो गए, ठीक है ना, वहाँ पे कौन सी स्पीसीज रेस्पॉन्सिबल है, एनाफ्लिज मिनिमस, ठीक है ना। एनाफ्लिज मिनिमस जो है वेक्टर वहाँ पे मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, फुटहिल्स एरिया में। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अपन ने बहुत लिमिटेड स्टेट, ठीक है ना, कम स्टेट में प्रेजेंट होती है, तो इसको अब नाम में भी है मिनिमस, ठीक है, मिनिमस है वो बहुत कम स्टेट में होती है, कौन से, नॉर्थ ईस्टर्न साइड की स्टेट में प्रेजेंट होती है, इसलिए अपन इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर अपन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे कौन सी वेक्टर प्रेजेंट होते हैं, तो एनाफ्लिज एपाइरोटिकस, एनाफ्लिज सूडियकस और एनाफ्लिज डायरस, ठीक है, तो बाकी सब याद कर लेंगे, तो इनके नाम की अपन को याद करने की जरूरत नहीं, अपन इनका तो ये सब इंपॉर्टेंट है कि, ठीक है ना, हिली एरिया में कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में फुट हिल्स एरिया में कौन सा होता है, अर्बन और रूरल एरिया में कौन सी मोस्ट कॉमन वेक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं मलेरिया ट्रांसमिशन के लिए। फिर अपन देखे वेक्टर के बारे में देखे एनाफ्लिज के, तो स्पॉटेड विंग स्पॉटेड होते, ठीक है ना, तो ये अपन को सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्पॉटेड विंग होते हैं। अपन एडीज पढ़ेंगे तो इसमें क्या हो गए, स्पॉटेड बॉडी, ठीक है, लेग, इसमें स्पॉटेड विंग होते हैं, ये स्पॉटेड होते हैं, तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन। सिटिंग एंगल देखे अपन तो 45 डिग्री पे होता है, ठीक है, जिसका हेड होता है इंक्लाइनिंग पोजीशन में होता है और टेल होती है अपर डायरेक्शन में होती है, और इसका एंगल कितना होता है 45 डिग्री एंगल पे ये सिटिंग करते हैं, ठीक है, तो ये अपन को ऐसे आइडेंटिफिकेशन फीचर हो सकते हैं। अपन एक वीडियो बनाएंगे जिसमें, ठीक है ना, एनाफ्लिज क्यूलेक्स, ठीक है ना, और एडीज, ये सब के अपन डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं मॉस्किटो को, अपन डायग्राम बेसिस पे देखेंगे। फिर अपन बात करें इनका ब्रीडिंग कहाँ पे करते हैं, एनाफ्लिज क्लीन वाटर में, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड मॉस्किटो बोलते हैं। फिर इनका बाइट देखे, फीडिंग बाइट का भी हैबिट है, तो नॉर्मली एनाफ्लिज का नॉक्चर्नल बाइट होता है कि रात के समय में काटते हैं, ठीक है। फिर इसके एग और लार्वा के बारे में अभी आजकल नीट पीजी में एमसीक्यू इसके बहुत आने लग गए, तो अपन को इसके बारे में पता होना चाहिए। एग्स होते हैं वो सिंगली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, किसी शेप के होते हैं, बोर्ड शेप के होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड शेप होते हैं, और विथ लेटरल फ्लोट्स करते हैं, ठीक है। और लार्वा के अपन बारे में देखें, तो लार्वा के बारे में अपन को यहाँ पे इसमें एनाफ्लिज लार्वा में साइफन ट्यूब एब्सेंट होती है, यहाँ पे देख सकते हो साइफन ट्यूब, यहाँ पे जैसे ये क्यूलेक्स का लार्वा है ये वाला, एनाफ्लिज का लार्वा कौन सा, ये वाला, यहाँ पे क्यूलेक्स में देख सकते हो साइफन ट्यूब प्रेजेंट है। एनाफ्लिज में साइफन ट्यूब नहीं होती, इसलिए उनको ब्रीदिंग के लिए वाटर के साथ पैरेलल, वाटर सरफेस से उसके पैरेलल में रहना पड़ता है, और यहाँ से ये ब्रीदिंग करती है, क्योंकि इसमें साइफन ट्यूब एब्सेंट होती है। बाकी क्यूलेक्स और एडीज देखेंगे उनमें साइफन ट्यूब प्रेजेंट होती है, और वो साइफन ट्यूब के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। तो ये अपन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन एनाफ्लिज लार्वा को अपन कैसे डिटेक्ट करें और उसकी क्या लोकेशन होती है। फिर अपन देखें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है ना, तो मोस्ट कॉमनली वेक्टर बॉर्न होता है, तो अपने देख लिया एनाफ्लिज, फीमेल एनाफ्लिज जब मोस्ट कॉमनली रेस्पॉन्सिबल है मलेरिया ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है ना। बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो हो गया, द मॉस्किटो नॉन इन्फेक्टिव, ठीक है, बाइट कर सकता है, ठीक हो सकता उसकी, यदि उसकी सेलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइड प्रेजेंट नहीं है तो वो बाइट से मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि वो मॉस्किटो है, नॉन इन्फेक्टिव है, उसके बाइट से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकता है, एक्सीडेंटल इंजेक्शन ऑफ द ब्लड और प्लाज्मा, जिसमें पैरासाइट रिमेन द इन्फेक्शियस फॉर एटलीस्ट 14 डेज, ठीक है ना, इन द ब्लड बोतल स्टोरेड एट द -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, कि अपन कोई भी प्लाज्मा, ठीक है ना, पैरा इन्फेक्शन हो रखा था, उसका ब्लड है, तो उसमें 14 डेज तक इन्फेक्शन प्रेजेंट रहेगा, यदि अपन उसको बोतल को
-4 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करते हैं, इस टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, तो इससे भी मलेरिया का ट्रांसमिशन हो सकता है। कंजेनाइटल मलेरिया की बात करें कि मदर को प्रेगनेंसी में हो गया, ठीक है, मलेरिया, तो वो रेयर चांसेस है। प्लस न्यूबॉर्न इन्फेंट है, वो किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पार्शियली प्रोटेक्शन प्रोवाइड शो करता है, कौन सी स्पीसीज, अगेंस्ट द प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। फिर प्रेगनेंसी में अपन देखें तो मलेरिया की रिस्क अपन ने देखा था इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है जो मलेरिया से रिलेटेड है, मलेरिया इन्फेक्शन में प्रेजेंट हो सकता है, तो फेब्राइल हर्पीस, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये नीट पीजी में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा इन्फेक्शन जो मलेरिया से एसोसिएटेड रहता है, मलेरिया हो गया तो उसके साथ उसका इन्फेक्शन हो सकता है, तो हर्पीस इन्फेक्शन हो गया। फिर अपन इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, अपन कैसे याद करेंगे, एफ वॉर्म, ठीक है ना, इस सीक्वेंस में होगा एफ कितना 12, फिर ये फाल्सीपेरम हो गया, वी से वाइवेक्स हो गया 14, ओ से ओवेल हो गया 17, एम से मलेरिया हो गया कितना 28 डेज। तो इस सीक्वेंस में अपन याद कर सकते हैं कि अपने ट्रिक, जैसे ट्रिक में अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड है वो डे है वो इंक्रीजिंग नंबर में होंगे, ठीक है ना। 12 डेज क्या इंडिकेट करता है, 9 to 14 डेज इसका ये एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। 14 डेज मीन्स 8 to 17 डेज हो गया, 17 डेज मीन्स 16 to 18 डेज हो गया इसका एवरेज, और 28 डेज मीन्स 18 to 40 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। तो ये अपन को इस ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं। फिर अपन देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द मलेरिया, कि मलेरिया में जो फीवर आता है वो कैसे आता है, उसका क्या स्टेजेस रहती है। तो 3 स्टेज होती है, सबसे पहले कोल्ड स्टेज, सेकेंड नंबर पे हॉट स्टेज, और थर्ड नंबर पे स्वेटिंग स्टेज, कि सबसे पहले ठंड लगती है, फिर बुखार आता है, और फिर लास्ट में पसीना आता है। तो इसको अपन कैसे देखेंगे कि सबसे पहले कोल्ड स्टेज कितने टाइम की होती है, 30 मिनट to 1 आवर की होती है, जिसमें लेसीट्यूड्स फील होता है, जिस लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, बिल्कुल फील होती है, ठीक है ना, हेडेक होता है, नोजिया होता है, प्लस सीवियर चिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठंड लगती है, ठीक है, चिल्स फॉलोड बाई राइगर्स। टेम्परेचर इस स्टेज में कितना होता है, 39 to 41 डिग्री सेल्सियस होता है। स्किन इनिशियली कोल्ड फील होती है, फिर लास्ट जाके फर्स्ट स्टेज में हॉट हो जाती है, और पैरासाइट है वो इस स्टेज में ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये स्टेज हो गई। उसके बाद, ठीक है ना, आधे घंटे से 1 घंटे का समय हो गया, फिर कौन सी स्टेज आती है, हॉट स्टेज आती है, जिसका कितना ड्यूरेशन होता है, 2 to 6 आवर होता है, जिसमें बर्निंग हीट, पेशेंट थ्रो ऑफ द क्लोथ्स, जो सर्दी इनिशियल स्टेज में सर्दी लग रही थी तो मल्टीपल क्लोथ्स वियरिंग कर लिए थे, उनको थ्रो ऑफ कर देता है, स्किन हॉट और ड्राई हो जाती है, इंटेंस हेडेक होता है इस कंडीशन में, ठीक है ना, पल्स होती है फुली प्रेजेंट होती है, और रैपिड रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। तो ये कौन सी कंडीशन में हो गया, हॉट स्टेज हो गया, जो मोस्ट डिफिकल्ट या मोस्ट इरिटेबल स्टेज होती है। फिर अपन बात करें स्वेटिंग स्टेज, इसमें क्या होता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, और ये स्टेज कितने टाइम के लिए होती है, ड्यूरेशन इसका 2 to 4 आवर्स के लिए। टेम्परेचर फॉल्स रैपिडली टू द नॉर्मल लेवल पे, स्किन कूल, ठीक है ना, स्किन फील लाइक कूल एंड मॉइस्ट, पेशेंट रिलीव्ड एंड ऑफन स्लीप। तो ये लास्ट स्टेज में होता है। तो अपन देखें कि ओवरऑल, ठीक है ना, 6 to 7, ठीक है ना, 5 to 6 आवर की टोटल स्टेज होती है, जिसमें, ठीक है, इनिशियल 1 घंटे में कोल्ड स्टेज होती है, फिर 2 से 6 घंटे तक हॉट स्टेज, फिर 2 से 4 घंटे तक लास्ट में स्वेटिंग स्टेज होती है। अपन देखें पैटर्न ऑफ द एवरी अटैक, हर अटैक कब आता है, ठीक है ना, ये एकदम 100% अपन देखें तो 100% फॉलो नहीं होता है, पर मैक्सिमम केसेस में ऐसा पैटर्न फॉलो होता है। हर सेकेंड डे फीवर आना, इसको अपन क्या बोलते हैं, टर्शियन, ठीक है, मलेरिया, ठीक है ना, जिसके लिए कौन कौन सी स्पीसीज में आता है, फाल्सीपेरम में, ओवेल में, वाइवेक्स में, हर 36 to 48 आवर्स के बाद, ठीक है ना, अटैक रिपीट होगा, और हर थर्ड दिन में रिपीट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्वार्टन मलेरिया। वो किस में होता है, मलेरिया स्पीसीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि अपने कौन सी स्पीसीज में कौन से टाइप का मलेरिया आता है, और कौन से टाइप का अटैक है, तो उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। टर्शियन मीन्स हर दूसरे दिन अटैक होना, क्वार्टन मीन्स हर तीसरे दिन अटैक होना। फिर अपन कॉम्प्लिकेशन देखें तो मोस्ट कौन सी स्पीसीज है जिसकी वजह से मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट होते हैं, तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, ठीक है ना, जिसमें क्या कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, सेरिब्रल मलेरिया, ठीक है ना, कि इसमें
ठीक है, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, लीवर डैमेज, जीआईटी सिम्टम, डिहाइड्रेशन और कोलैप्स भी हो सकता है, एनीमिया प्रेजेंट होता है, ब्लैक वाटर फीवर प्रेजेंट होता है, प्लस मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है इस कंडीशन में, ठीक है ना। तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम मलेरिया की वजह से। फिर वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया को देखें तो इसमें एनीमिया होगा, ठीक है ना, स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लीनोमेगेली, लीवर इनलार्ज हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? हेपेटोमेगेली, हर्पीज हो सकता है और रीनल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अपने पहले बात की मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जिसके साथ कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो कौन सी इन्फेक्शन है जो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट हो सकता है? हर्पीज, ठीक है। तो ये एमसीक्यू एक आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अपन देखें डायग्नोसिस ऑफ द मलेरिया, कि मलेरिया यदि, ठीक है ना, मलेरिया का इन्फेक्शन हो गया तो उसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपी, ठीक है ना, जिसमें अपन पेरिफेरल ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं, स्मीयर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ब्लड अपन लेते हैं, इसमें 2 टाइप का अपन स्मीयर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, एक ही स्लाइड पे करते हैं, ठीक है, एक स्लाइड हो गया यहाँ, ठीक है ना, यहाँ पे एक जगह अपन थिन बनाएंगे, एक जगह अपन थिक बनाएंगे इसमें। अब थिक स्मीयर की बात करें, ठीक है ना, तो डिटेक्शन ऑफ द पैरासाइट, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ द पैरासाइट के में हेल्प करता है, ठीक है ना, क्वांटिटी कितनी परसेंट। तो अपन कैसे याद कर सकते हैं? थिक, ठीक है, पीछे इसमें थिक में अपन लास्ट टर्म देखे, थिक में कौन सा वर्ड आ रहा है? क आ रहा है, ठीक है ना, वो इसमें किसमें यूज करते हैं? क्वांटिटी को डिटेक्ट करने में हो सकता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है? क हो रहा है। तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि थिक में, थिक स्मीयर का क्वांटिटी डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। इसके लिए लार्ज वॉल्यूम की अपन को जरूरत पड़ती है, और लो डेंसिटी पैरासाइटेमिया है उसको भी थिक फिल्म से अपन, ठीक है ना, कोई भी अपन इसमें पैरासाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपन देखें कि 20 टाइम मोर रैपिड डिटेक्शन व्हेन द पैरासाइट काउंट इज लो कंपेयर्ड टू द थिन फिल्म, ठीक है ना, कि यदि 20% लो काउंट है, ठीक है ना, और अपन ने थिक फिल्म बना दी है तो उसमें अपन पैरासाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर अपन थिन फिल्म की बात करें तो ये स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन में यूज होते हैं, ठीक है, फाल्सिपेरम का है, ओवेक्स है, ठीक है ना, ओवेली है, वाइवेक्स है, मेलेरी है, कौन सी स्पीसीज का इन्फेक्शन उसको डिटेक्शन के लिए अपन किसका यूज करते हैं? थिन फिल्म का यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये पैरासाइट की मॉर्फोलॉजी क्लियरली इसमें अपन दिखती है जिससे अपन स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फिर इसका क्या एडवांटेज है, ठीक है ना, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर अपन फॉर्मेशन करते हैं, माइक्रोस्कोपी जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है, हाईली सेंसिटिव मेथड है, ठीक है ना, लो पैरासाइट डेंसिटी में भी को डिटेक्ट कर सकता है पैरासाइट को, ठीक है ना, क्वांटिफाई पैरासाइट लोड को हेल्प करता है, जिसके लिए कौन यूज करते हैं अपन क्वांटिफिकेशन के लिए? थिक पेरिस्मीयर यूज करते हैं अपन, थिक फिल्म का यूज करते हैं। फिर आइडेंटिफाई द स्पीसीज, तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं अपन? थिन का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें मॉर्फोलॉजी क्लियरली दिखती है जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पीसीज को। फिर अपन कौन सा स्टेन यूज करते हैं माइक्रोस्कोपी के लिए? तो JSV, जसवंत राय भट्टा, ठीक है ना, जसवंत सिंह राय भट्टाचार्य स्टेन है, ठीक है ना, या फिर जिम्सा स्टेन है, दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, माइक्रो अपने स्मीयर फॉर्मेशन में, ठीक है ना। अब क्या है, एक क्राइटेरिया है, ठीक है ना, कि 1 मलेरिया माइक्रोस्कोप कितनी पॉपुलेशन के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए? 25,000 को पॉपुलेशन में एक मलेरिया माइक्रोस्कोप प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये एक तरह से MCQ आ सकता है। इंटरप्रिटेशन देखें, CVT अपन माइक्रोस्कोप में काउंट किया, ठीक है ना, 1 to 10 पैरासाइट पर 100 थिक फिल्म प्रेजेंट है तो अपन 1+ हो गया, ठीक है ना, 11 to 100 पैरासाइट पर 100 थिक फिल्म है तो CVT +2 हो गई, ठीक है ना। 1 to 10 पैरासाइट है पर 1 फील्ड तो इसको क्या बोलेंगे? CVT 3+ हो गई। मोर देन 10 पैरासाइट पर फील्ड, ठीक है, तो CVT 4+ हो गई। तो इसको अपन CVT को आइडिया लगा सकते हैं नंबर ऑफ पैरासाइट से, कि नंबर ऑफ पैरासाइट कितने फील्ड में प्रेजेंट है। फिर अपन बात करें और टेस्ट कौन सा है अपना? पहला हो गया माइक्रोस्कोपिक सीरोलॉजिकल टेस्ट यूज कर सकते हैं, जिसमें फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट हो गया, ठीक है, एंटीबॉडी टेस्ट में यूज करते हैं, जो कब पॉजिटिव होता है? 2 इन्फेक्शन होने के 2 वीक बाद, और तो इसका 2 वीक का समय लगता है, तो इसको अपन करंट इन्फेक्शन को डिटेक्शन में यूज नहीं करते हैं। तो इसका क्या मीनिंग है फिर इस टेस्ट का? एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में हेल्पफुल होता है टू डिटरमाइन द वेदर ए पर्सन हैज द मलेरिया इन द पास्ट, के पास्ट
पास्ट उसको मलेरिया की हिस्ट्री प्रेजेंट है कि नहीं है, पास्ट इन्फेक्शन को डिटेक्ट करना है तो उसमें यूज होता है। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करते हैं उसमें यूजफुल होता है टेस्ट। फिर अपन फील्ड में अब मान लो अपन को मलेरिया को डिटेक्ट करना है, ठीक है ना, फील्ड में, तो अपन कौन सा टेस्ट करेंगे, RDT, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ठीक है ना, ये कौन सा RDT का अपन, ठीक है, इसको अपन दूसरा नाम भी क्या क्या नाम, दूसरा नाम है डीप स्टिक टेस्ट भी बोल सकते हैं RDT को। ये कौन सी स्पीसीज को डिटेक्शन में हेल्प करता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम स्पीसीज को डिटेक्ट करता है RDT, और रिजल्ट कितने टाइम में आ जाता है, 3 to 5 मिनट में रिजल्ट आता है। किस बेस पे, क्या प्रिंसिपल है, किस बेस पे ये काम करता है, तो बेस्ड ऑन द हिस्टिडीन रिच प्रोटीन सेकेंड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, इसका प्रिंसिपल हो गया, जिस बेसिस पे वर्क करता है टेस्ट। फिर अभी न्यू टेस्ट ऐड हुआ है, कौन सा, ऑप्टिमल टेस्ट। ये भी एक तरह से रैपिड डायग्नोस्टिक किट टेस्ट है, जिसमें इस टेस्ट में अपन वाइवेक्स को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फॉल्सीपेरम को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑप्टिमल टेस्ट में। इस किस बेस पे काम करता है, पैरासाइट लैक्टेट डिहाइड्रोजन एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। इसमें क्या था, हिस्टिडीन रिच प्रोटीन सेकेंड एंटीजन, इसमें क्या है, लैक्टेट, पैरासाइट लैक्टेट डिहाइड्रोजन, ठीक है ना, डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, एंटीजन को डिटेक्शन पे बेसिस पे वर्क करता है। मोर सुपीरियर क्विकर होता है देन कंपेयर टू द हिस्टिडीन रिच प्रोटीन सेकेंड एंटीजन डिटेक्शन, जिसका दूसरा नाम क्या है, डीप स्टिक टेस्ट है, ठीक है, जो आपने ऊपर देखा था कि RDT का दूसरा नाम क्या है, डीप स्टिक टेस्ट, ठीक है, उसके कंपेयर में मोर क्विकर और मोर सुपीरियर है, ठीक है ना। और इसकी यदि पैरासाइट लोड, ठीक है ना, 60 to 100 माइक्रोलीटर है, लो है, उस समय पे ऑप्टिमल टेस्ट की सेंसिटिविटी वो ज़्यादा होती है कि ये इस इतने लेवल में भी इसमें ठीक है ना, इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये अपने डायग्नोसिस के लिए टेस्ट हो गए, जिसके बेसिस पे अपन कि अपन रैपिड डायग्नोस्टिक RDT हो गया या ऑप्टिमल टेस्ट हो गया, ये अपन क्या यूज करते हैं, फील्ड में करते हैं। फिर अपना क्या है नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ द मलेरिया, कि मलेरिया को अपन कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए कौन कौन से इंडेक्स है, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है ना। उसको अपने दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्री एरिडिकेशन और एरिडिकेशन एरा और प्री एरिडिकेशन एरा, ठीक है ना, जो इंडेक्स होते हैं, ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैलेरियोमेट्रिक इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे प्री एरिडिकेशन एरा में देखें, तो इसमें इसको अपन यूज करते थे मैलेरियोमेट्रिक मेजर, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लासिकल मैलेरियोमेट्रिक मेजर। ये किस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, द ट्रेंड ऑफ द डिजीज के रिगार्डिंग। तो कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है ना, स्प्लीन रेट हो गया, एवरेज इनलार्ज स्प्लीन हो गया, पैरासाइट रेट हो गया, पैरासाइट डेंसिटी इंडेक्स हो गया, और इन्फेंट पैरासाइट रेट हो गया, ठीक है। तो ये अपने 5 प्री एरिडिकेशन एरिया के है, जिसमें अपन देखेंगे स्प्लीन रेट क्या है, इसमें अपन क्या करेंगे कि डिफाइन एज द परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन द 2 to 10 ईयर ऑफ एज शोविंग इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, के 2 से 10 साल के बच्चों में कितने परसेंट बच्चों में स्प्लीन इनलार्ज हो रखा है। बिलो 10% है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, नॉन एंडेमिक। 10 to 20% केसेस में है तो हाइपो एंडेमिक, 25 to 40% केसेस में तो एंडेमिक बोलेंगे, और मोर देन 40% है तो हाइपर एंडेमिक बोलेंगे। तो ये अपना स्प्लीन रेट हो गया। सेकंड अपन क्या देखेंगे, एवरेज स्प्लीन, एवरेज इनलार्ज स्प्लीन, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ कितने लोगों में स्प्लीन इनलार्ज है। नेक्स्ट क्या है अपना पैरासाइट रेट, के नंबर ऑफ द चिल्ड्रन एज 2 to 10 ईयर शोविंग द मलेरिया पैरासाइट इन देयर ब्लड फिल्म, ठीक है, कि ब्लड फिल्म बनाया उनमें से कितने कितने परसेंट में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन में मलेरिया पैरासाइट प्रेजेंट है ब्लड फिल्म में। तो ये हो गया अपने पैरासाइट रेट। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे पैरासाइट डेंसिटी इंडेक्स, यहाँ पे ये अपन को पता है ये इंडेक्स है, इसका अपना आगे भी आएगा, ठीक है ना, एक और मेजरमेंट आएगा जहाँ पे अपन इंसिडेंस यूज करेंगे। इट इंडिकेट द एवरेज डिग्री ऑफ द पैरासाइटिमिया इन द सैंपल ऑफ द वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है ना, एवरेज नंबर ऑफ द कितने, ठीक है, तो वो देखते हैं। ओनली द पॉजिटिव स्लाइड आर इंक्लूडेड इन द डेनोमिनेटर, जो अपन डेनोमिनेटर यूज करते हैं पॉजिटिव स्लाइड यूज करते हैं, उसमें कितने लोगों में, ठीक है ना, पैरासाइट डिग्री ऑफ द पैरासाइट में कितना है एवरेज, वो अपन देखते हैं। फिर इन्फेंट पैरासाइट रेट, ठीक है ना, इट डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ द इन्फेंट शोविंग द मलेरिया पैरासाइट इन देयर ब्लड फिल्म, कितने परसेंट इन्फेंट में, ठीक है ना, कि अपन सैंपल लेते हैं ब्लड फिल्म बनाते हैं उसमें से कितने परसेंट के केस, ठीक इन्फेंट में कि ब्लड फिल्म में
मलेरिया पैरासाइट प्रेजेंट है, ठीक है। इन्फेंट क्या बोलते हैं अपन, किस एज ग्रुप को बोलते हैं, 0 to 12 मंथ, ठीक है। तो अर्ली न्यूबॉर्न से लेके 12 महीने तक की एज ग्रुप अपन क्या बोलते हैं, इन्फेंट। तो इसका अपन कहाँ यूज करते हैं, मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स, ठीक है ना, फॉर द रिसेंट ट्रांसमिशन ऑफ द मलेरिया। ये ट्रिक से याद कर सकते हैं कि रिसेंट ट्रांसमिशन ऑफ द मलेरिया है किसी एरिया में, तो उसके लिए अपन कौन सा यूज करेंगे मेजरमेंट के लिए, इन्फेंट पैरासाइट रेट। तो अपन को याद कर सकते हैं कि रिसेंट मीन जो रिसेंट न्यूबॉर्न हुआ तो वो कौन सा होता है, न्यूबॉर्न होता है, कि इन्फेंट होता है, कि जिसकी एज ग्रुप क्या है, 0 to 1 ईयर तक एज ग्रुप होती है, तो उसको रिसेंट मान सकते हैं। तो इसको अपन याद करने का एक तरीका हो सकता है। फिर अपन स्प्लीन की बात करें, स्प्लीन में कितने 2 ई आते हैं, ठीक है ना। तो ये स्प्लीन रेट किसके यूज की जाती है, कौन से टाइम पे, एंडेमिसिटी ऑफ द मलेरिया इन द कम्युनिटी, ठीक है ना। किसी कम्युनिटी में एंडेमिसिटी कितनी है मलेरिया की, ठीक है ना, उसका अपन मेजर कैसे कर सकते हैं, स्प्लीन रेट के बेसिस पे कर सकते हैं। तो डबल ई से अपन एंडेमिसिटी याद कर सकते हैं कि एंडेमिसिटी को मेजर करना है तो स्प्लीन रेट अपन, ठीक है ना, इसमें यूज करेंगे, ठीक है ना। और रिसेंट ट्रांसमिशन अपन को देखना है तो इन्फेंट पैरासाइट रेट का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, इरेडिकेशन एरिया का मेजरमेंट करना है, ठीक है ना। तो कौन से अपन यूज करेंगे, तो करंट इंसिडेंस लेवल के लिए मेजरमेंट के लिए कौन से मलेरिया मेट्रिक, ठीक है ना, इंडेक्स है, ठीक है ना। तो अभी माइक्रोस्कोपी अवेलेबल है, तो अपन शिफ्ट हो गए हैं पैरासाइटोलॉजिकल ऑपरेशनल इंडिकेटर पे। तो इसमें से भी अपन को 5 है, एनुअल पैरासाइट, यहाँ पे क्या इंसिडेंस है, ठीक है ना, ये अपन को पता होना चाहिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एपीआई, एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस। एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट हो गया, फिर एनुअल फाल्सिपेरम इंसिडेंस हो गया, ठीक है ना, स्लाइड पॉजिटिविटी रेट और स्लाइड फाल्सिपेरम रेट। तो ये इरेडिकेशन एरिया के 5 मेजरमेंट के लिए 5 अपन यूज करेंगे, ठीक है ना, 5 मेजरमेंट के लिए 5, ठीक है ना, इंडेक्स अपने यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एपीआई। एपीआई का फॉर्मूला क्या है, कंफर्म केसेस ड्यूरिंग द 1 ईयर, उस 1 ईयर में कितने कंफर्म केसेस है और कितने पॉपुलेशन अंडर सर्विलेंस की, अपन कितने लोगों की फिल्म बनाई, ब्लड फिल्म बनाई, उसमें से कितने लोग पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई बाई 1000, इंपॉर्टेंट। इंसिडेंस है तो अपन किसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से करते हैं, ठीक है ना। बेस्ट मेजर द बर्डन ऑफ द मलेरिया, अपन यहाँ कैसे याद करेंगे कि बर्डन ऑफ द मलेरिया का पता लगाना, तो कौन सा अपन यूज करेंगे, एपीआई यूज करेंगे। तो इंसिडेंस एक तरह से, ठीक है, नंबर ऑफ न्यू केसेस बोलते हैं, ठीक है, अपन नॉर्मली अपन एपिडेमियोलॉजिकल देखे तो उसमें अपन, ठीक है ना, तो उसको याद कर सकते हैं कि इंसिडेंस जब आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, उस पैरामीटर का यूज किसमें करेंगे, बर्डन ऑफ द मलेरिया को मेजर करने में। यदि एपीआई मोर देन 2 है पर 1000, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाई रिस्क एरिया बोलेंगे, वहां पे वेक्टर कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है। फिर अपन देखें एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट क्या होता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ द स्लाइड एग्जामिन, ठीक है ना, कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन एट रिस्क कितनी थी, उसमें से कितनी अपन ने नंबर ऑफ द कितनी स्लाइड को एग्जामिन किया, मल्टीप्लाई बाई 100। और ये क्या इंडिकेट करता है, इट मेजर द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए अपन कौन सा यूज करते हैं, एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट यूज करते हैं। फिर अपन एनुअल फाल्सिपेरम इंसिडेंस हो गया, ये क्या है, ये सेम का सेम यही है, ठीक है ना। इसमें अपन स्पेशली फाल्सिपेरम के लिए यूज करें कि एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस स्पेसिफिकली फॉर प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर है रिपोर्ट सेपरेट अपन को यदि कैलकुलेट करना है इसका, तो उसके लिए अपन एफआई यूज करते हैं। फिर आता है स्लाइड पॉजिटिविटी रेट, ये क्या होता है, परसेंटेज ऑफ द स्लाइड फाउंड पॉजिटिव फॉर द मलेरिया पैरासाइट आउट ऑफ द टोटल स्लाइड एग्जामिन मल्टीप्लाई बाई 100। इसमें क्या था, पॉपुलेशन टोटल एट रिस्क कितनी, उसमें से अपन ने कितनों में स्लाइड एग्जामिन की, ठीक है ना। ये क्या होता है कि कितनी स्लाइड अपन ने एग्जामिन की, उसमें से कितनी पॉजिटिव आई, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्लाइड पॉजिटिविटी रेट। ये क्या इंडिकेट करती है कि अपन कोई आउटब्रेक हुआ है, ठीक है ना, या ट्रेंड ऑफ द मलेरिया का ट्रांसमिशन का पता लगाना अपन को, तो अपन स्लाइड पॉजिटिविटी की बात करेंगे। तो इसको कैसे याद रखेंगे, कोई भी आउटब्रेक हुआ तो वहां पे क्या आएंगे, पॉजिटिव केस आएंगे, अपन एक याद कर रख सकते हैं। तो इस बेसिस पे क्या याद करेंगे अपन, स्लाइड पॉजिटिविटी रेट के, स्लाइड पॉजिटिविटी रेट ये, ठीक है ना, ये पैरामीटर किसके लिए यूज करते हैं, कि कब यूज करते हैं इसका, आउटब्रेक हुआ है तब। तो आउटब्रेक में क्या होता है, केसेज होते हैं पॉजिटिव आते हैं, तो अपन याद कर सकते हैं आउटब्रेक में कौन सा यूज करेंगे, जिसमें पॉजिटिव आता है। कौन से वाले पैरामीटर में पॉजिटिव आता है अपने नाम में, स्लाइड पॉजिटिविटी रेट, तो याद कर सकते हैं। फिर आता है स्लाइड फाल्सिपेरम रेट, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ द स्लाइड पॉजिटिव फॉर द मलेरिया
फाल्सीफेरम पैरासाइट, ये भी इसका पार्ट है, इसको भी अपन स्पीसीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, कि फाल्सीफेरम के लिए कितनी स्लाइड पॉजिटिव है। तो ये भी एक तरह से ट्रेंड ऑफ द मलेरिया ट्रांसमिशन में हेल्पफुल होता है। फिर अपने वेक्टर के लिए कौन कौन से, ठीक है, इंडाइसिस यूज करते हैं। तो ह्यूमन ब्लड इंडेक्स हो गया, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ द फ्रेशली फेड एनिमल, फ्रेशली फेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो हुज स्टोमक कंटेन द ह्यूमन ब्लड, ठीक है ना, ये क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, इसको अपने क्या बोल सकते हैं, SBI, ह्यूमन ब्लड इंडेक्स। डिग्री ऑफ द एंथ्रोफिलिज्म को इंडिकेट करता है कि कितने अमाउंट में ब्लड उसके स्टोमक में प्रेजेंट है। स्पोरोजोइट रेट, ठीक है, इट इज द परसेंटेज ऑफ द फीमेल एनाफ्लिन्स विथ स्पोरोजोइट इन देयर सैलिवरी ग्लैंड, कि कितने परसेंट, ठीक है ना, एनाफ्लिस है जिसकी सैलिवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, स्पोरोजोइट रेट। फिर आता है मॉस्किटो डेंसिटी, इट इज यूजुअली एक्सप्रेस एज अ नंबर ऑफ द मॉस्किटोज पर मैन ओवर केज, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया अपना मॉस्किटो डेंसिटी हो गया। फिर मैन बाइटिंग रेट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाइटिंग डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज इंसिडेंस ऑफ द एनोफिलिस बाइट पर ईयर पर डे पर पर्सन, ठीक है ना, कि एक इंसान को एक दिन में एवरेज कितना बाइट करता है, ठीक है ना, एनोफिलिस, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, बाइटिंग डेंसिटी। इट इज डिटरमाइंड बाय द स्टैंडर्ड वेक्टर कैच ऑन द ह्यूमन गेट। इनोकुलेशन रेट क्या होती है, कि मैन बाइटिंग रेट है, ठीक है ना, जो अपने मैन बाइटिंग रेट कैलकुलेट की थी, इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इन्फेक्टिव स्पोरोजोइट रेट से, ठीक है, ये अपने इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, मैन बाइटिंग को स्पोरोजोइट से, ठीक है ना, तो अपन को क्या मिल जाएगा, इनोकुलेशन रेट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तरह से पूरे इंडाइसिस हो गए जो मलेरिया में यूज कर। तो नेक्स्ट देखेंगे अपन ट्रीटमेंट, ठीक है ना, क्या मलेरिया हो गया, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अनकॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, सिर्फ मलेरिया ही हो रखा है, ठीक है, जिसके नॉर्मल क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में अपन ट्रीट कैसे करेंगे। तो वाइवेक्स या ओवेल स्पीसीज का इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में अपन क्या ड्रग में यूज़ करते हैं, क्लोरोक्विन प्लस प्राइमाक्विन, 2 मेडिसिन का यूज़ करते हैं। ये अपन को सबसे पहले याद होना चाहिए कि अपन वाइवेक्स ओवेल में क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन यूज़ करते हैं। क्लोरोक्विन की 2, ठीक है ना, अपन सोल्टेड टेबलेट देखा तो कितने की आती है टेबलेट, 250 mg की आती है, उसमें क्लोरोक्विन प्योर क्लोरोक्विन बेस फॉर्म में कितना होता है, 150 mg होता है, ठीक है, 250 mg में से 150 mg बेस प्रेजेंट होता है प्योर, तो इसको अपन काउंट करते हैं, ठीक है। तो कितनी डोज होती है टोटल, 3 डेज के लिए यूज़ करते हैं, 25 mg होता है, ठीक है ना, 25 mg पर mg, ठीक है ना, पर kg। अब इसको अपन 60 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, नॉर्मल एवरेज वेट से, तो कितना आता है 1500 mg, 1500 mg हो गया। इसको अपन कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कि फर्स्ट डेज पे कितना देना है अपन को, डे 1 पे 10 mg, ठीक है ना, तो 1500 में 600 हो गया। डे 2 पे कितना देना, 10 mg, ठीक है ना, तो 600 हो गया। और डे 3 पे कितना देना है अपन को, 5 mg, तो 300 हो गया। मीन्स डे 1 पे अपन को टोटल क्लोरोक्विन 600 mg देना है, डे 2 पे भी 600 mg और डे 3 पे 300 mg। और एक टेबलेट में कितना परसेंट होता है, 150 mg बेस। और अपन देखें यहाँ पे, ठीक है ना, इसको अपन एज वाइज कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लेस देन 1 ईयर, ठीक है ना, 1 to 4 ईयर, 5 to 8 ईयर, 9 to 14 ईयर और 15 या मोर देन 15 और प्रेग्नेंट वुमेन्स में। तो अपन को एज ग्रुप पहले याद होना चाहिए, ठीक है ना, कि टोटल 5 एज ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। सबसे पहले 1 से कम साल 1 से 4, 5 से 8, 9 से 14 और मोर देन 15 या इक्वल टू 15। अब इसमें एक टैबलेट में कितना क्लोरोक्विन प्रेजेंट होता है, 150 mg। तो इसको कैसे याद करेंगे, अपने को कंटिन्यू डिजिट में याद करना, हाफ, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, के लेस देन 1 ईयर में हाफ टैबलेट, 1 से 4 ईयर की एज ग्रुप में 1 टैबलेट, 5 से 8 एज ग्रुप की एज में 2 टैबलेट, 9 से 14 में 3 टैबलेट और 15 या मोर देन 15 में 4 टैबलेट, ठीक है ना। तो अडल्ट एज ग्रुप हो गया ना, 600 mg हो गया, 4 टैबलेट को अपन 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 mg आ जाएगा। प्रेगनेंसी में भी क्लोरोक्विन यूज़ करते हैं, उसकी डोज क्या होती है 150 mg की 4 टैबलेट देते हैं तो 600 mg हो गया।
ठीक है। अब अपना आता है प्राइमेक्विन। तो प्राइमेक्विन भी कितना होता है 0.2 mg पर kg पर डे। ठीक है, तो अपन को याद होगा कि 25 दोनों की डोज होती है, बस पॉइंट का फर्क होता है। 0.25 ठीक है ना mg पर kg को अपन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 mg। तो एडल्ट में कितनी डोज यूज़ करनी है 15 mg। पर एक चीज़ का याद रखना है, इन्फेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, प्रेग्नेंट वुमेन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, या किसी को G6PD की डेफिशिएंसी है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो अपन इन्फेंट लेस देन 1 ईयर एज ग्रुप में नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। ठीक है, और इसकी एक टेबलेट में कितना डोज प्रेजेंट होता है 2.5 mg। तो इसकी कैसे डोज याद करेंगे कि अपन लेस देन 1 ईयर में दे नहीं रहे, तो अपन 4 एज ग्रुप हो गए 1 to 4 ईयर, 5 to 8, 9 to 14 और मोर देन 15 ईयर इक्वल टू 15, 1 2 4 6। ठीक है ना, ये 4 याद रखने के 1 2 4 6 नंबर ऑफ टेबलेट, और एक टेबलेट में कितना परसेंट होता है 2.5 mg। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना टोटल डोज कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको अपन टोटल की याद रखने की जरूरत नहीं, इसको अपन मल्टीप्लाई करके भी इसको अपन पता लग सकता है। तो क्लोरोक्विन कितने देंगे हाफ टेबलेट 1 2 3 4, और ये प्राइमेक्विन कितने देंगे 1 2 4 और 6। ठीक, अब क्या होंगे डे 2 पे क्लोरोक्विन जो डे 1 पे दिया था वो सेम की सेम रिपीट करेंगे। डे 3 में क्या है जो अपन डे 1 और डे 2 में दिया था उसका हाफ कर देंगे हर डोज को। जैसे अपन लेस देन 1 ईयर में हाफ दे रहे थे तो 1/4 डोज कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टेबलेट है वो हाफ कर देंगे, जो फर्स्ट और सेकंड डे में यूज़ की थी उसका हाफ, क्योंकि अपन को डे 3 में कितना यूज़ करना है 300 mg टोटल यूज़ करना है। और प्राइमेक्विन है जो डे 1 पे दिया था अपन ने वो कंटिन्यू करना है 2 पे। ठीक है ना, डे 4 पे 4 5 6 7 कितने टाइम के लिए टोटल देते हैं अपन 14 डेज के लिए देते हैं प्राइमेक्विन। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है कि ये क्लिनिकल मलेरिया के लिए यूज़ नहीं करते। प्राइमेक्विन रेडिकल क्योर्स में हेल्प करता है, मीन्स द रिलैप्स को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट अपने क्या है फॉल्सीफेरम मलेरिया या प्लाज्मोडियम मलेरी की वजह से मलेरिया हो जाए तो उसमें ट्रीटमेंट अपन क्या देंगे, उसमें अपन यूज़ करते हैं ACT। ACT क्या होता है आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी प्लस। ठीक है ना, इसमें स्टेट के ऊपर डिपेंड रहता है कि साथ ACT के साथ में अपन कौन सा एंटीबायोटिक कंबाइन करेंगे। यदि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो उसमें अपन क्या करेंगे ACT-AL यूज़ करेंगे, और अदर स्टेट की बात करें इन स्टेट को छोड़ के तो वहाँ यूज़ किया करते साथ में ACT-SP यूज़ करते हैं। अब क्या ACT में कौन सी ड्रग होगी आर्टिसोनेट यूज़ करते हैं 4 mg पर kg पर बॉडी वेट। कब डेली कितने टाइम तक 3 डेज तक। तो अपन टोटल ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन कितनी होगी 3 डेज। उसमें से डे 1 में भी अपने AS दे दिया, ठीक है, आर्टिसोनेट डे 2 पे भी दिया और डे 3 पे भी दिया। फिर SP क्या मीनिंग है सल्फाडोक्साइन पायरीमेथामाइन। ठीक है, कब देते हैं ऑन फर्स्ट डे पे देते हैं, तो SP ओनली फर्स्ट डे पे यूज़ करते हैं। फिर अपन प्राइमेक्विन की बात करें कितना 0.75 mg पर kg डे 2 पे देते हैं। तो इसको अपन टोटल डोज कैलकुलेट करें तो कितना आता है, ठीक है ना, अपन 60 से मल्टीप्लाई करें तो 45 mg हमको पर डे में यूज़ करनी है अडल्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ठीक है ना। अब इसका अपन देखें तो इसका एक पूरा पैकेट आता है, ब्लिस्टर आता है जिसमें कलर कोडेड प्रेजेंट होता है। उस बेसिस पे उस एज कैटेगरी को ये कलर कोडेड ब्लिस्टर दिया जाता है जिसमें नंबर ऑफ टेबलेट प्रेजेंट होती है, उसको बताया जाता है कि कौन सी टेबलेट कब लेनी है। ठीक है ना, तो अपन ऐसे क्या बात करें, ठीक है ना, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि PY, ठीक है ना, ग्रो, इसे याद कर सकते हैं अपन। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो ग्रोथ होगी, ग्रो हो गए अपन। ठीक है, तो P लेस देन 1 ईयर एज, ठीक है ना, ग्रुप में अपन ये देते हैं टैबलेट कौन सी पिंक कलर का ब्लिस्टर होता है। 1 to 4 ईयर एज में येलो कलर का होता है, 5 to एज में ग्रीन होता है, और 9 to 14 में रेड होता है, और 15 और मोर देन 15 में वाइट यूज़ करते हैं। जो अपना वाइवेक्स और ओवेल के लिए जो देखा था, ठीक है ना, एज वाइज क्लासिफिकेशन वो सेम रहता है इसमें। तो PY ग्रो से याद कर सकते हैं। इसमें अपन देखें, ठीक है ना, कि आर्टिसोनेट कितना यूज़ करना है, ठीक है ना, तो इसमें अपन जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी अपन उसको
डोज में इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। क्या पिंक ब्लिस्टर में कितना परसेंट होता है 25, फिर 50, फिर ग्रीन में 100, रेड में 150 और वाइट कलर कैटेगरी में या अडल्ट में जो यूज़ करते हैं जिनकी एज 15 या मोर देन 50 उनके वाइट कलर का ब्लिस्टर होता है जिसमें टोटल कितना आर्टिशनेट परसेंट होता है 200 mg। अब अपन बात करें SP की, ठीक है ना, जो डे 1 पे दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें SP में क्या याद करना है कि एस सल्फाडोक्साम की अलग डोज होगी, पायरिमेथामाइन की अलग डोज होगी। 200, ठीक है ना, 250 प्लस 12.5, ठीक है, 250 ये होता है और 12.5 जो होता है एस, ये पायरिमेथामाइन होती है। इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है, इसको अपन 125 भी ऐसे नॉर्मल पॉइंट को हटाए 125 बोल सकते हो, इसकी डोज को डबल करो तो ये सल्फाडोक्साम की डोज हो गई, ठीक है ना। और 1 to 4 ईयर में क्या करेंगे अपन, डबल कर देंगे डोज को 25 और 500, ठीक है ना। इसको अपन, ठीक है ना, तो जिस 25.0 देखे अपन तो 250 का अपन डबल करें 500 हो जाता है, प्लस 5 to 8 ईयर में अपन और इंक्रीज कर देंगे तो 750 प्लस 37.5। इसमें अपन को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 to 4 ईयर एज ग्रुप और 9 to 14 ईयर एज ग्रुप दोनों में डोज सेम होती है। ये चीज़ का अपन को ध्यान रखना है कि, ठीक है, 1 to 4 ईयर में 500 प्लस 25 और 9 to 14 ईयर में 500 प्लस 25, और 5 से 8 साल की उम्र या मोर देन 15 की उम्र, तो इसमें कैसे याद कर सकते हैं कि 5 से स्टार्ट हो या 15 से स्टार्ट हो, दोनों एज ग्रुप स्टार्ट हो, उन दोनों में डोज सेम रहती है। कितनी, 750 प्लस 37.5, 700 प्लस 750 है, ठीक है, 750 प्लस 37.5, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है कि 5 to 8 ईयर के एज ग्रुप में और 15 और मोर देन 15 ईयर के एज ग्रुप में 750 सल्फाडोक्साइन और 37.5 पायरिमेथामाइन, 750 सल्फाडोक्साइन और 37.5 mg पायरिमेथामाइन, ठीक है। तो ये हो गया, ये अपन को SP सिर्फ डे 1 पे देनी है। AS अपन वही सेम की सेम डोज यूज, ठीक है, उसको रिपीट कर देंगे। अब अपन क्या करते हैं, प्राइमैक्विन अपन ने क्या देखा था कि इन्फेंट में प्राइमैक्विन कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, नहीं यूज करनी है, ठीक है। और अब इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, तो सेम जैसे अपन ने वाइवेक्स मलेरिया में यूज किया था, ठीक है ना, उसमें क्या था 1 2 4 6 सेम एज कैटेगरी थी, तो यहाँ भी सेम, ठीक है, सेम एज कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ टैबलेट सेम है, और एक टैबलेट में यहाँ कितनी प्रेजेंट होती है 7.5, ठीक है ना, 7.5 mg बेस प्रेजेंट होता है। तो अडल्ट में अपन 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल डोज कितनी हो जाएगी अपनी 45 mg, ठीक है ना। तो ये अपना फाल्सीफेरम मलेरिया हो गया कि इसमें अपन ACT देते हैं, ACT SP देती है अदर स्टेट में, वहाँ पे क्या डोज रहता है और उसका क्या शेड्यूल रहता है। टोटल 3 डेज का ट्रीटमेंट होता है, 3 के 3 दिन अपन को RT सुनेट देना है, प्लस डे 1 पे अपन को SP ऐड करना है और डे 2 पे अपन को प्राइमैक्विन की सिंगल डोज यूज करनी है। फिर अपन बात करें, ठीक है ना, नॉर्थ स्टेट में, ठीक है ना, तो उसमें कौन सी यूज करेंगे, तो उसमें यूज करते हैं ACT में कौन सी होती है RT मिथर, कितना 20 mg प्लस AL क्या होता है ल्यूमेफेंट्राइन। इसको कैसे याद कर सकते हैं कि नॉर्थ में M आ गया, ठीक है ना, तो MN, ठीक है ना, अपन अल्फाबेट देखते तो एक दूसरे के आसपास होते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो ड्रग यूज करेंगे उसमें M प्रेजेंट होगा, आर्टेमिथर और ल्यूमेफेंट्राइन के जो भी वर्डिंग है उसके इनिशियल फेज में M प्रेजेंट होगा, तो उसको अपन M को N के साथ मिला देंगे तो अपना याद कर सकते हैं अपन। तो इसमें कोफॉर्मुलेट टैबलेट होती है कि साथ में डोज प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेशन है, प्लस किसी बच्चे का वेट लेस देन 5 kg है तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। और अपन ने बात की थी फाल्सीफेरम मलेरिया कहीं भी हो इसमें प्राइमैक्विन यूज करते हैं, कितना सिंगल डोज यूज करते हैं, कौन से डे पे डे 2 पे, कितनी 0.75 mg पर kg। तो इसको अपन कैलकुलेट करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है डोज 45 mg। इसका अपन कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना, इसमें वेट के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है ना, जिसमें, ठीक है ना, लेस देन 3 ईयर्स 3 to 8 ईयर, 9 to 14, मोर देन 14, ठीक है। तो एज ईयर वाइज जो कैटेगरी है वो लगभग अपनी सेम है। यहाँ पे अपने वहाँ पे 3 कैटेगरी थी
ठीक है ना। बाकी वाले मलेरियम ट्रीटमेंट में नॉर्थ ईस्ट में अपन क्या 2 कैटेगरी, लेस देन 3 ईयर, 3 to 8 ईयर। इसमें क्या करते हैं अपन, जो को फॉर्मुलेट टेबलेट होती है, ठीक, अलग से नहीं होती, साथ में होती, तो ठीक है ना, लेस देन 3 ईयर एज है, 5 to 14 kg वेट है, उस कंडीशन में 20 mg क्या देंगे ACT, जिसमें आर्टेमीथर प्रेजेंट है, और 120 mg क्या देंगे अपन AL, ठीक है ना। कितने दे, ट्वाइस डेली देनी है 3 डेज के लिए, ठीक है। 3 दिन के लिए ट्वाइस डेली देनी, तो नंबर ऑफ टेबलेट कितनी होगी 6 होगी, कि एक पैक आएगा उसमें 6 टेबलेट होगी, आपको 3 दिन तक लेनी है, और रोज की, ठीक है ना, 2 टेबलेट लेनी है। फिर 3 to 8 ईयर की बात करें, ठीक है, तो डोज डबल हो गई, ठीक है, तो नंबर ऑफ टेबलेट भी डबल हो गई, 12 टेबलेट के आपको हर दिन, ठीक है ना, 2 टेबलेट सुबह, 2 टेबलेट शाम को, 3 दिन तक लेनी है। फिर 9 to 14 ईयर एज ग्रुप में देखें तो और डोज और इंक्रीज होगी, टोटल 18 टेबलेट होगी, मीन्स दिन में 3 टेबलेट आपको सुबह, 3 टेबलेट शाम को, ठीक है ना, 6 टेबलेट पर डे लेनी है, और 3 डेज तक लेनी है। फिर मान लो 14 या मोर देन 15 या मोर देन 14 ईयर एज है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, कितनी डोज होगी 80 and 480 mg होगी, ये को फॉर्मुलेट होती है दोनों साथ में, टोटल कितनी टैबलेट होगी 24 होगी, ठीक है। तो 4 टैबलेट सुबह, 4 टैबलेट शाम को, तो एक दिन में कितनी टैबलेट होगी 8, और कितने दिन तक लेनी 3, तो कितना हो गया 24, ठीक है ना। तो उसमें अपन ने देखा था कि उसकी जो, ठीक है ना, अदर स्टेट में क्या कैटेगरी थी, कलर कोडिंग PY ग्रो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कैटेगरी अपनी Y ग्रो, ठीक है ना। बस इसमें अपन को ये ध्यान रखना है, P को हटा देना है, पिंक कैटेगरी नहीं होती है, जो इन्फेंट वाली कैटेगरी होती है यहाँ पे नहीं होती, ठीक है, यहाँ लेस देन 3 ईयर एज ग्रुप की होती है, और येलो, ग्रीन, रेड और वाइट, ये कैटेगरी कलर कोडेड, ठीक है ना, टैबलेट का पूरा पैक रहता है। फिर अपन नेक्स्ट देखें, ठीक है, प्रेगनेंसी में अपन फाल्सिफेरम मलेरिया अनकॉम्प्लिकेटेड केस है, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो क्या करते हैं अपन, प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ACT नहीं दे सकते, सेकंड थर्ड में दे सकते, तो उसकी जगह क्या यूज़ करते, क्विनिन यूज़ करते, सो को, ठीक है, कितना 10 mg पर kg डेली देते हैं, कितना 3 टाइम, कितने टाइम के लिए 7 डेज के लिए, ये अपन को होना चाहिए, डोज पता होनी चाहिए, कितने टाइम के लिए देते हैं, और कितने दिन का ट्रीटमेंट है, तो कितने 7 डेज का हो गया। क्विनिन से क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है ना, क्विनिन कभी भी एम्प्टी स्टोमक नहीं यूज़ करनी है हमेशा, ठीक है ना, रेगुलरली जैसे कुछ खाया पिया उसके बाद में ट्रीटमेंट क्विनिन की टैबलेट देनी है। फिर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में एरिया वाइज जो भी ACT वहाँ चल रही है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न में कौन सी ACT-AL, और अदर स्टेट में कौन सी ACT-ASP, वो जो नॉर्मल डोजिंग शेड्यूल होता है वो अपन को कंटिन्यू करना है। फिर अपन ट्रीटमेंट की बात करें प्रेगनेंसी में वाइवेक्स का, तो प्रेगनेंसी में क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, प्राइमाक्विन नहीं देती, जैसे अपन यहाँ भी देखा था, अपन सिर्फ ACT दे रहे हैं, प्राइमाक्विन साथ में कंबाइन नहीं करें, तो यहाँ भी क्या करेंगे, क्लोरोक्विन जितनी डोजेज है वो कंटिन्यू रखेंगे, प्राइमाक्विन अपन यूज़ नहीं करेंगे। मिक्स्ड इन्फेक्शन है कि वाइवेक्स प्लस फाल्सिपेरम दोनों केसेस का कहीं इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, क्या नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे अपन क्या यूज़ करते हैं, ACT-AL यूज़ करते हैं, ठीक है ना, 3 डेज के लिए देते हैं, ठीक है ना, प्लस प्रामाक्विन यूज़ करते हैं, कितने टाइम के लिए देनी है 14 डेज के लिए देनी है, कितनी 0.25 mg पर kg, जो टोटल डोज अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितनी हो जाएगी 15 mg पर डे अपन को यूज़ करनी है। और अदर स्टेट में अपन क्या देंगे, मलेरिया की फाल्सिपेरम के लिए तो कवर किससे हो जाएगा ACT-ASP से, ठीक है, 3 डेज के लिए, प्लस प्राइमाक्विन किसके लिए देंगे अपन, ठीक है ना, तो प्राइमाक्विन को साथ में ऐड करेंगे, तो डोज कितनी होगी प्राइमाक्विन की 0.25 mg पर kg, और ड्यूरेशन क्या होगा प्राइमाक्विन के लिए 14 डेज का। तो ये अपन को मिक्स्ड इन्फेक्शन का भी ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ पॉइंट है, ठीक है, जो ट्रीटमेंट में साथ में प्लाज्मोडियम ओवल का इन्फेक्शन है, उसको एज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ट्रीट किया जाता है। यदि प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम का जो ट्रीटमेंट रेजिमेन है वो मलेरिया के लिए भी यूज सेम ट्रीटमेंट क्राइटेरिया रेजिमेन सेम होता है। और अपन को हमेशा एम्प्टी स्टोमक ड्रग अवॉइड करना है।
फर्स्ट डोज हमें अंडर ऑब्जर्वेशन लेना है। यदि वॉमिटिंग हो जाती है विथ इन 15 मिनट के अंदर टैबलेट लेने के बाद तो डोज को रिपीट करना है और न्यू ब्लिस्टर ओपन करना है, ठीक है, पैक। और यदि एज प्रिस्क्राइब टैबलेट ट्रीटमेंट नहीं कंप्लीट किया जाता तो मलेरिया की वजह से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, और ठीक है ना, सीरियस कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस रहते हैं। यदि इम्प्रूवमेंट टैबलेट ट्रीटमेंट दिया 24 घंटे तक ट्रीटमेंट पेशेंट ने लिया, यदि इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो इमीडिएटली वापस उस जिस हेल्थ जहाँ से लिया तो उस हेल्थ फैसिलिटी पे वापस आना है। और क्योंकि अब ये ठीक है ना सीवियर कंडीशन में जा चुका है मलेरिया, तो उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और प्लस मलेरिया यदि हो रखा होता है तो ट्रीटमेंट के साथ साथ अपन को क्या क्या यूज़ करना था, रेगुलर यूज ऑफ द मॉस्किटो नेट, ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट यूज़ करना है, ठीक है ना। तो इसमें अपन मलेरिया ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर आता है कि ट्रीटमेंट ऑफ द सीवियर मलेरिया, कि मलेरिया का सीवियर कैसे है उसको अपन कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो कोई भी नीचे अपन फीचर देखेंगे उसमें से कोई भी एक प्रेजेंट हो, इसको कैसे याद करेंगे अपन कि हर बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। जैसे ठीक है ब्रेन से रिलेटेड बात करें, इम्पेयर्ड ठीक है ना कॉन्शियसनेस या कोमा में चला जाए, रिपीटेड जनरलाइज कन्वर्जन हो गए, ये तो ब्रेन रिलेटेड हो गया, ठीक है। प्लस ठीक है ना हाइपरथर्मिया हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, इसमें हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो जाए तो मोर देन 1 ठीक है ना 106 डिग्री फ़ारेनहाइट या 42 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए, तो ये सब ब्रेन रिलेटेड हो गए। फिर इसमें अपना किडनी से बात करें कि सीरम क्रिएटिन बढ़ जाए, रीनल फेलियर हो जाए, फिर लीवर से जॉन्डिस हो जाए, सीरम बिलिरुबिन मोर देन 3 हो जाए। ब्लड रिलेटेड बात करें तो सीवियर एनीमिया हो जाए कि हीमोग्लोबिन लेस देन 5 हो जाए, या फिर सर्कुलेटरी कलेप्स हो जाए, शॉक हो जाए, इसमें सिस्टमिक बीपी सिस्टोलिक बीपी लेस देन 80 mg हो जाए, और ठीक है अडल्ट में और चिल्ड्रन में लेस देन 50 mg हो जाए, या फिर एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लग जाए, या DIC हो जाए, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो जाए। तो ये सब ब्लड से रिलेटेड हो गया। फिर लंग से देखें कि ARDS हो जाए या इडिमा हो जाए पल्मोनरी, ठीक है ना, और ग्लूकोज लेवल लेस देन 40 हो जाए, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाए, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड हो गए। फिर यूरिन में देखें तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट तो हीमोग्लोबिनूरिया हो जाए, या फिर पैरासाइट है, ठीक है हाइपर पैरासाइटेमिया प्रेजेंट है, ठीक है ना लो एंडेमिक एरिया में, ठीक है ना लेस देन 5% उसका प्रिवलेंस है, और अपन देखें कि हाइपर एंडेमिक एरिया में मोर देन 10% हाइपर पैरासाइटेमिया प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ये सब क्या इंडिकेट करता है, सीवियर मलेरिया को इंडिकेट करता है। इसको अपन को एज ए सीवियर मलेरिया ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, जिसमें अपन IV ट्रीटमेंट। फिर सीवियर मलेरिया का केस देखें तो इसमें अपन को पेरेंट्रल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, मीन्स IV ट्रीटमेंट अपन को प्रोवाइड करना पड़ता है, IV या IM, ठीक है ना, मिनिमम 48 आवर के लिए अपन को देना होता है, ठीक है ना। तो इसमें से कोई भी 1 रेजिमेंट अपन को सेलेक्ट करना है, जो अपन 4 रेजिमेंट देखेंगे A B ठीक है ना C D, कोई भी एक रेजिमेंट देना होता है। क्विनिन दे सकते हैं, ठीक है, क्विनिन कितना 20 mg पर kg, ठीक है, इसकी डोज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, लोडिंग डोज, कौन से रूट के थ्रू देते हैं, IV या IM दे सकते हैं। जैसे अपन पहले बात की थी प्रेगनेंसी में बात की थी, क्विनिन देते हैं, ठीक है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो वहाँ की डोज यूज की थी 10 mg पर kg, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करना है कि सीवियर मलेरिया उस कंडीशन में अपन डोज को 20 कर देंगे, वो भी लोडिंग डोज के लिए। फिर अपन शिफ्ट हो जाएंगे 10 mg पर kg एवरी 8 आवर रिपीट करेंगे अपन। इन्फ्यूजन रेट है उसका हमेशा पता होना चाहिए कि लेस देन 5 mg पर kg पर आवर होनी चाहिए, कि इन्फ्यूजन रेट कभी भी 5 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक। और यदि क्विनिन पहले से रिसीव कर रखा है तो उस टाइम अपन लोडिंग डोज को अवॉइड करते हैं, और 10 mg पर kg एवरी 8 आवर्ली अपन क्विनिन का ट्रीटमेंट देते हैं। फिर अपन देखें, ठीक है ना आर्टिसोनेट अपन यूज़ कर सकते हैं, कितना 2.4 mg पर kg IV या IM यूज़ कर सकते हैं। कब 0 आवर पे जब वो एडमिट हुआ तब, ठीक है 12 आवर्स पे, फिर 24 आवर्स, फिर वंस डेली, ठीक है ना। अपन ने देखा था कि ड्यूरेशन कितना होना चाहिए ट्रीटमेंट का, मिनिमम 48 आवर होना चाहिए। तो ये हो गया अपना आर्टिसोनेट हो गया 2.4 mg। फिर अपन आर्टिमीथर,
अपन कैसे याद कर सकते हैं आर्टिसोनेट को, तो एस से सेकंड होता है, ठीक है ना, तो अपन याद कर सकते हैं डोज कितनी होती है इसके 2.4। आर्टिमीथर अपन कैसे याद कर सकते हैं, एम को अपन थोड़ा घुमाए तो यूं बन सकता है 3, तो 3.2 mg पर kg IM देते हैं ऑन एडमिशन, फिर 1.6 mg पर kg पर डे अपन कंटिन्यू करते हैं। फिर अपन आर्टे ईथर की बात करें, ठीक है, जो चिल्ड्रन में यूज नहीं की जाती है, कितनी 150 mg देते हैं, IM देते हैं, डेली देते हैं, 3 डेज के लिए यूज की जाती है। तो इसमें से अपन सीवियर मलेरिया में कोई भी एक कंडीशन अपन को एक रेजिमेंट सेलेक्ट करना है जो अवेलेबल है और फिर वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। इसमें एक चीज़ का अपन को ध्यान रखना है इसमें IV ट्रीटमेंट में कि पेरेंटल रूट के थ्रू अपन सीवियर मलेरिया में ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो मिनिमम टू मिनिमम अपन ने एक बार स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, 24 आवर के बाद पेशेंट यदि नॉर्मल हो गया, रिकवर हो गया 24 आवर से पहले, पर अपन को ट्रीटमेंट IV ट्रीटमेंट 24 आवर तक तो कंटिन्यू रखना ही रखना है, irrespective of the patient ability to tolerate oral medicine earlier than the 24 आवर। उस कंडीशन में भी अपन को 24 आवर तक तो स्टार्ट करना, फिर अपन शिफ्ट कर सकते हैं ओरल रेजिमेंट पे। प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें, यदि सीवियर मलेरिया हो गया है, ठीक है, तो अपन कोई भी ट्राइमेस्टर हो उस टाइम अपन कौन सा ट्रीटमेंट अपन उसको प्रेफर करेंगे, आर्टिमिसिन डेरिवेटिव ACT अपन देंगे, ठीक है, मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकंड ट्राइमेस्टर हो या थर्ड ट्राइमेस्टर। क्यों, क्योंकि अपन क्विनिन देते हैं, क्विनिन की वजह से क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है, उसको अपन IV देंगे तो ज़्यादा एग्रीवेट होगा, तो वो अपन उस चीज़ को नहीं चाहते हैं, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन सीवियर मलेरिया में प्रेगनेंसी में तीनों ट्राइमेस्टर में ACT देंगे, जो अपने यहाँ देखा है आर्टिसोनेट, आर्टिमीथर, आर्टी ईथर, इन तीनों में से एक देंगे, क्विनिन को अवॉइड करेंगे। एक बार अपना IV ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, फिर फॉलोअप ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना, जब पेशेंट को ओरल ड्रग लेने के लिए वो रेडी रहता है, ठीक है, वो ओरल ड्रग के लिए कॉम्प्लायंस होता है, ठीक। तो इसमें क्या, जिसको अपने क्विनिन की सप्लाई दी है, क्विनिन का ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है ना, पेरेंटरली, उसको क्या करेंगे, उसमें क्विनिन को कंटिन्यू करेंगे 10 mg पर kg ओरली 3 टाइम डेली, ठीक है ना, और 7 डेज, प्लस साथ में अपन क्या ऐड करेंगे, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg वंस डेली, ये मिक्सर में देंगे। एक कंडीशन है, ठीक है ना, जहाँ डॉक्सीसाइक्लिन नहीं देंगे, कब, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, या कोई चिल्ड्रन है जिसकी एज लेस देन 8 ईयर है, इस कंडीशन में अपन डॉक्सीसाइक्लिन यूज नहीं करेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, अपन क्लिंडामाइसिन यूज करेंगे। कितना, डोज वही सेम 12 mg पर kg बॉडी वेट, 12 हर्ली देंगे अपन, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ द डॉक्सीसाइक्लिन। दो ही कंडीशन में, प्रेगनेंसी या चिल्ड्रन लेस देन 8 ईयर एज से, प्लस टोटल ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कितना, 7 डेज, ठीक है ना, मिक्सर अपन देंगे क्विनिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन 7 डेज के लिए यूज करना अपन को। और यदि ACT देते हैं तो जो नॉर्मल अपने पहले बात की थी, ठीक है ना, कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ACTL देते हैं, ठीक है ना, जो ये कोफॉर्मुलेट टैबलेट आती है, डेली देते हैं 3 डेज के लिए, प्रामाक्विन ऐड करते हैं कौन सी डे पे, डे सेकंड पे। अदर स्टेट की बात करें तो ACT-SP देते हैं 3 डेज के लिए, आर्टिसोनेट देते हैं, सल्फाडोक्साइन और पायरीमेथामिन डे 1 पे देते हैं अपन को, और डे 2 पे क्या देते हैं अपन, प्राइमैक्विन देते हैं, डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है ना, 1, 2 और 3 तीनों दिन आर्टिसोनेट यूज करते हैं। फिर अपन बात करें कि एंटी मलेरिया ड्रग में रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट हो जाता है ट्रीटमेंट में, ठीक है ना, क्यों कि, ठीक है ना, कि अपने थेरेपेटिक डोज में दिया, ठीक है ना, डोज अपन जितनी रिक्वायरमेंट है उसी डोज में दे रहे, फिर भी मलेरिया पैरासाइट वो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसके क्या कोज हो सकता है, जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है ना, तो लीडिंग टू रिड्यूस द ड्रग ससेप्टिबिलिटी। इसके लिए मैकेनिज्म क्या हो सकता है, ठीक है ना, कि पैरासाइट है, ठीक है ना, जिसको अपन जिसके अगेंस्ट अपने ड्रग यूज किया है वो इनएडिक्वेट ड्रग का लेवल है। क्यों, या तो लो डोज यूज किया है, या पुअर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वॉमिटिंग कर दी, ठीक है ना, या पुअर क्वालिटी की ड्रग है, इनकम्प्लीट एड्रेंस है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनएडिक्वेट ड्रग लेवल होगा और पैरासाइट में रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्यों, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाएगा उसमें, इसलिए जो सेंसिटिव पैरासाइट वो तो डाई हो जाएंगे और रेजिस्टेंट है वो सर्वाइव कर जाएंगे, मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे। इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि पेशेंट फेल टू रेस्पॉन्ड डेस्पिट द ट्रीटमेंट, का ट्रीटमेंट स्टार्ट है फिर भी पेशेंट को रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। प्लस क्या हो सकता है, ठीक है, कि रेजिस्टेंस पैरासाइट है वो तो उससे ड्रग का कोई इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो अदर मॉस्किटो के थ्रू वो
स्प्रेड हो सकता है, ठीक है ना। प्लस ठीक है, री इन्फेक्शन सिम्टम देखे अपन तो इनिशियल फेज में माइल्ड हो जाएंगे, क्योंकि जो भी पैरासाइट सेंसिटिव थे, ठीक है ना, ड्रग के लिए, ठीक है, वो किल हो गए। तो जो रेजिस्टेंट थे वो तो प्रेजेंट है ही, ठीक है ना। तो इनिशियल फेज में क्या, जो सेंसिटिव डाई हो जाएंगे, तो माइल्ड सिम्टम होंगे, ठीक है ना, इनिशियल फेज में। फिर अपन देखें टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट फेलियर का। यदि अपन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एंटी मलेरियल ड्रग दे रहे हैं, फिर भी ट्रीटमेंट फेलियर होता है, तो उसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए 3 डेफिनेशन होती है। अर्ली ट्रीटमेंट फेलियर ETF, लेट क्लिनिकल फेलियर LCF, लेट पैरासाइटोलॉजिकल फेलियर LPF। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, MCQ आ सकता है, ठीक है ना, नीट PG में, ठीक है ना। ये ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है कि आप डेफिनेशन पूछ सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि आजकल ट्रीटमेंट फेलियर के रिगार्डिंग जैसे TB वगैरह में भी इसकी डेफिनेशन आने लगी है, ठीक है ना। तो आ सकता है। तो क्या है अर्ली ट्रीटमेंट फेलियर को अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि डेंजर साइन या सीवियर मलेरिया ऑन डे 1 to day 3 प्रेजेंट है विथ पैरासाइटेमिया, ठीक है ना, तो ट्रीटमेंट फेलियर है। प्लस पैरासाइटेमिया ऑन डे 2, ठीक है ना, मोर देन द विथ कंपेयर टू डे 0 के। डे 0 पे जितना पैरासाइटेमिया था उसके कंपेरिजन में डे 2 में ज़्यादा है इन स्पाइट ऑफ द ट्रीटमेंट। पैरासाइटेमिया ऑन डे 3 विद द फीवर मोर देन 37.5 डिग्री सेल्सियस के। डे 3 पे पैरासाइटेमिया है और फीवर भी प्रेजेंट है। डे 2 पे क्या है, पैरासाइटेमिया वो डे 0 से ज़्यादा है। और डे 3 पे, ठीक है ना, अपन देखे काउंट देखे, ठीक है ना, तो वो डे 0 से 25% ज़्यादा काउंट प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन में भी अपन क्या बोलेंगे, अर्ली ट्रीटमेंट फेलियर हो गया। और लेट क्लिनिकल फेलियर क्या हो सकता है कि डेंजर साइन या सीवियर मलेरिया एनी डे फ्रॉम द 4 to 8। ये कब था, 1 to 3, ठीक है ना, 1 to 3 प्लस पैरासाइटेमिया, ये क्या 4 to 28 विथ पैरासाइटेमिया। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लेट क्लिनिकल फेलियर। पेशेंट प्रीवियसली डिड नॉट मीट द ETF को, कोई भी उसको ETF का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए अर्ली ट्रीटमेंट फेलियर का। प्लस उसको 4 से 28 दिन के बीच में मलेरिया के डेंजर साइन या सीवियर मलेरिया प्रेजेंट है विथ पैरासाइटेमिया। लेट पैरासाइटोलॉजिकल फेलियर अपन किसको बोलेंगे कि पैरासाइटेमिया ऑन डे 7 to 28 विदाउट क्लिनिकल सिम्टम, कोई सिम्टम नहीं है और टेम्परेचर वो भी नॉर्मल है, लेस देन 37.5 डिग्री सेल्सियस। प्लस कोई भी ऊपर वाले जो दोनों डेफिनेशन है ETF और LCF, वो कोई भी क्राइटेरिया मीटअप नहीं हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, LPF, लेट पैरासाइटोलॉजिकल फेलियर। तो ये डेफिनेशन है, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। फिर अपन देखें कीमो प्रोफाइलैक्सिस के। अपन मलेरिया किसी एंडेमिक एरिया में जा रहे हैं, वहाँ पे अपन को मलेरिया से बचना है, तो पहले से अपन प्रोफाइलैक्सिस लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें 2 कंडीशन होती है कि अपन शॉर्ट टर्म प्रोफाइलैक्सिस, लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस के अपन ट्रेवल लेस देन 6 वीक के लिए कर रहे हैं, मोर देन 6 वीक के लिए कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म, ठीक है, जो अपन अल्फाबेटिक देखते हैं, ठीक है ना, A से Z तक, तो सबसे पहले क्या आता है, D आता है, फिर M आता है, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर रहे हैं तो कौन सी ड्रग यूज करेंगे, डॉक्सीसाइक्लिन यूज करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो कौन सी ड्रग यूज करेंगे, मेफ्लोक्विन यूज करेंगे, मोर देन 6 वीक के लिए। डोज क्या होती है डॉक्सीसाइक्लिन की, 100 mg डेली डोज लेनी है। और चिल्ड्रन के लिए कितनी होती है, 1.5 mg पर kg वंस डेली। और मेफ्लोक्विन कितनी होती है, 250 mg, 250 mg, ठीक है ना। तो और ये वीकली लेनी होती है। अब हम प्रोफाइलैक्सिस पीरियड की बात करें अपन, ठीक है ना, तो अपन शॉर्ट टर्म प्रोफाइलैक्सिस की बात करें तो 1 से 2 दिन पहले स्टार्ट करनी, कहीं जा रहे हैं उससे, और पोस्ट ट्रेवलिंग 4 वीक तक अपन को ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, बिफोर ट्रेवल 2 से 3 वीक पहले स्टार्ट करना है ट्रीटमेंट, और पोस्ट ट्रेवल 4 वीक तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है, प्रोफाइलैक्सिस कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और डॉक्सीसाइक्लिन कौन सी कंडीशन में यूज नहीं कर सकते, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते, चिल्ड्रन यंगर देन द 8 ईयर एज है, तो उस कंडीशन में अपन यूज नहीं कर सकते डॉक्सीसाइक्लिन का। और मेफ्लोक्विन का क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि किसी को कन्वर्जन की हिस्ट्री है, उस कंडीशन में अपन यूज नहीं करेंगे, या किसी को न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में यूज नहीं करेंगे, या कार्डियक कंडीशन है, किसी को कार्डियक डिजीज है, उस कंडीशन में मेफ्लोक्विन को अपन, ठीक है ना, यूज नहीं करेंगे, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ये अपना हो गया कीमो प्रोफाइलैक्सिस, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें भी
ठीक है, 2 नंबर का या 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है प्लस एमसीक्यू भी आ सकता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि अपन मलेरिया के रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन देख ली, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, इसके क्या इंडेक्स है, ठीक है, इंडाइसिस क्या क्या है, प्रोग्राम कौन कौन से मलेरिया, ठीक है ना, मलेरिया इंटरवेंशन, मलेरिया कंट्रोल के लिए, तो ग्लोबल स्ट्रेटेजी फॉर मलेरिया, ठीक है, ये देख, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, NVBDCP हो गया, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द मलेरिया एलिमिनेशन 2023 to 2027, अर्बन मलेरिया स्कीम, इसके रिगार्डिंग अपन नेक्स्ट 1 by 1 हर प्रोग्राम के लिए अपन वीडियो बनाएंगे, उसमें अपन देखेंगे कि वेक्टर बॉर्न डिजीज होते हैं उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, वो अपन कहाँ देखेंगे, NVBDCP में देखेंगे अपन, उसको वहाँ कवर करेंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।